प्रियंका और मैं आपको पढ़ाती हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2। फिलर फॉर्म पर आपकी क्लास होती है डेली। क्लासेस की टाइमिंग प्लीज एक बार सभी नोट डाउन कर लो। डेली बता रही हूँ मैं आपको क्लासेस की टाइमिंग, ठीक है। एक तो आपकी क्लास होनी है फिलर फॉर्म की ऐप पर 5 PM टू आपकी 6 PM। कब होनी है? मंडे टू सैटरडे, ठीक है, इतना क्लियर है। एक आपकी क्लास होनी है मॉर्निंग में, ये होनी आपकी 10 AM टू आपका 11 AM, ठीक है। यहाँ पर हमारा चल रहा है यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इवनिंग में हमारा चल रहा है यूनिट 7 बैंकिंग। ओके जी। और एक क्लास होनी आपकी संडे को, ये होनी आपकी 8 PM टू आपकी 9 PM। ओके, क्लियर है। 8 PM टू 9 PM होगी संडे को, बाकी मैं अपडेट तो दे दिया करूंगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 7। यूनिट 7 में हम ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कर चुके हैं, टाइप ऑफ बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स ये करना है। आज हम करने वाले मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन है आपका किसका? आरबीआई का। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है कि किस तरह से आपको क्रेडिट को कंट्रोल करना है वो हमें बताता है मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स है मेनली, एक है क्वालिटेटिव टूल और एक है क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। और उनके हमें टाइप करने एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। बाकी हमारा सारा हो गया था, आरबीआई सभी को समझ आ गया, ईयर, इवेंट, गवर्नर, इसके सारी चीजें आपके इसकी सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई ये हमने कर लिया था। ओके जी, इसके फुल फॉर्म भी देख लेना, ईयर देख लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सा है आपका? क्रेडिट को कंट्रोल करना है, ठीक है। सम टाइम आपको मॉनेटरी पॉलिसी ना दे करके ये पूछा गया होगा कि क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करना आ जाएगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी में। क्वालिटेटिव टूल एंड आपका क्वांटिटेटिव टूल। क्वालिटेटिव टूल्स में आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सुएशन, ठीक है। और आपका क्वांटिटेटिव टूल्स में आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट आ जाएगा, सीआरआर आ जाएगा, एसएलआर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, बाकी ये वाली चीज तो हम नहीं पढ़ने वाले। ओके, अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरबीआई क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जहां पर बात करेगा ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की, ठीक है। हो सकता है आपको एनटी वालों ने मॉनेटरी पॉलिसी ना दिया हो, सिर्फ इतना बोला क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो समझ आना कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है आपका? मनी से रिलेटेड जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो मनी से रिलेटेड क्या हो जाएगा? हमारा जो क्रेडिट्स है ना उसको कंट्रोल करना। सिंपल बात, मैंने क्या बोला? क्रेडिट को कंट्रोल करना, कि क्रेडिट जो है वो आपका कम होगा या फिर आपका ज्यादा होगा, ठीक है। कम या ज्यादा करना क्रेडिट को। क्लियर है जितना? क्रेडिट को कम या ज्यादा करना। ओके, क्लियर। मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक, वेरी गुड। हाँ जी पूनम गिल जी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, उन चीजों को बताएगा हमारा क्वांटिटेटिव, ठीक है। जब हम अमाउंट को लेकर के बात करेंगे तो आपका क्वांटिटेटिव आ जाएगा। लेकिन जब हम रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के बात करेंगे, या फिर जब हम बात करेंगे लिमिट लगाने की, ठीक है, या फिर हम बात करेंगे कस्टमर्स की कि कस्टमर्स को कितना यूज करना है, कितना लोन देना है, कितना लोन नहीं देना है, तो हम बात करेंगे क्वालिटेटिव की, ठीक है। इतना क्लियर अभी समझ आ गया? Instruments play an important role in development of the country. If the required money supply for the economy is not available in market, it leads to decline in investment in the economy. ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपके क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इसका ना चार्ट मैं अच्छे से आपको दे दूंगी, ठीक है। ये वाला चार्ट उतना खास नहीं है तो अब इसको रहने दो। मॉनेटरी पॉलिसी का आपको अच्छे सा चार्ट मैं दे दूंगी। अभी देख लो जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, क्या टॉपिक करा रहे हैं मैम प्रियंका जी। यूनिट 7 चल रहा है हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी करवा रहे हैं आपको, ठीक है। जो आरबीआई का प्राइमरी फंक्शन था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी वाला, ठीक है। मींस की क्रेडिट को कंट्रोल करना, क्रेडिट को कम या ज्यादा करना, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करना, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ टूल्स है मॉनेटरी में, एक है आपका क्वांटिटेटिव और एक है आपका क्वालिटेटिव। इनके कुछ टाइप्स है फर्दर, सो आज हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, क्लियर है? अब हम बात करते हैं द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो नोन एज जनरल टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई। कौन यूज कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज द नेम सुजेस्ट दीज इंस्ट्रूमेंट आर रिलेटेड टू द क्वांटी, ठीक है। क्वांटी का मतलब कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए,
ठीक है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए मीन्स अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना क्रेडिट जो है हमें वो देना है, मीन्स आरबीआई को कितना क्रेडिट देना है या फिर आरबीआई को कितना क्रेडिट जो है वो कम करना है, या ज्यादा या कम करना है, मीन्स मनी सप्लाई उसे ज्यादा या कम करनी है, वो हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ द मनी, अब वॉल्यूम ऑफ द मनी यही हो गया कि कितना देना है, कितना मीन्स कितनी मनी होनी, कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए मनी की, ठीक है, ज्यादा या कम। तो ये की पॉइंट है यहाँ पे, क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मनी, की पॉइंट। okay, these instruments are designed to control the total volume means money of the bank credit in the economy. These instruments are indirect in their nature. अब ये वाले जो है आपके वो कैसे नेचर है, indirect in their nature and are used to influence the quantity of credit in the economy. ठीक है, कौन सा नेचर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होना चाहिए था आई थिंक सो, बट इन्होंने इनडायरेक्ट क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव तो डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट इन द नेचर एंड आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी। चलो अभी फिलहाल इतना कर लो, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अगर हम बात करें बैंक रेट पॉलिसी, अपनी लैंग्वेज में समझाने वाली वहां ज्यादा मीन्स कम पढ़ाऊंगी आपको इससे स्लाइड से, ठीक है, अभी अपनी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ आपको। बैंक रेट ऑफ पॉलिसी का सिंपली क्या मीनिंग है कि जो आरबीआई है ना, ठीक है, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देगा किस रेट पे देगा, मैंने बोला किस रेट पे देगा, वो क्या है आपका बैंक रेट, और इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। सम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्काउंट रेट किसे कहा जाता है, तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा बैंक रेट को। इज इट क्लियर, सबको क्लियर इतना पॉइंट। आरबीआई किस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देगा। अब देखो बैंक किसके पास जाएंगे लोन लेने, आपके पास तो नहीं जाएंगे बैंक लोन लेने, बैंक किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। अब जब बैंक आरबीआई के पास जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे बैंक, तो ये किस रेट पे बैंकों को लोन देगा। अब सुनना प्लीज मेरी बात को ध्यान से। बैंक रेट पॉलिसी में एक आता है आपका चीप मॉनेटरी पॉलिसी, नोट डाउन करते रहो साथ साथ, ठीक है, और एक आता है आपका डीप मॉनेटरी पॉलिसी, पूछे जाते एग्जाम में ये टर्म। ये किस में मैंने बोला, बैंक रेट पॉलिसी में बोला। सभी को समझ आ रहा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है। जब हमारी चीप मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी ना, इट मीन्स क्या है यहाँ पर मीनिंग इसका, जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो स्पेस नहीं, वो डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसके ऊपर, लोन के ऊपर, मीन्स कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देगा, किसको देगा, कमर्शियल बैंक को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मनी का कंट्रोल है या फिर जो क्रेडिट का कंट्रोल है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यस या नो, क्यों ज्यादा होगा क्रेडिट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आपको बोला जाए कि जो आपको लोन मिल रहा है ना वो ओनली 5% में मिल रहा है, ठीक है, तो सभी लोन ले लेंगे यार सिर्फ 5% में। अगर मैं बोलूं जो लोन है ना वो 20% में मिल रहा है, कोई भी नहीं लेगा। यस या नो, अधिक लोन ले सकेंगे, वेरी गुड। अब जब कमर्शियल बैंक लोन लेगा आरबीआई से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो आपको नहीं लगता कि वो पब्लिक को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा, तो यहाँ पर जो मनी है उसका क्या हो जाएगा, मोर मनी, ज्यादा हो जाएगा ना क्रेडिट, मोर मनी होगी, मार्केट में सबसे ज्यादा मनी आएगी। तो जब मार्केट में सबसे ज्यादा मनी आएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, जब मार्केट में बहुत ज्यादा मनी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, मनी सर्कुलेशन अधिक हो जाएगा, हाँ जी। तो ये क्या हो जाता है हमारा, इन्फ्लेशन हो जाता है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लेशन हो जाता है हमारा, ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी हम टर्म यूज करेंगे, आरबीआई डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास मनी बहुत ज्यादा आ जाएगी मार्केट में, तो इन्फ्लेशन में तो ये यूज नहीं होगा, ये आपका डिफ्लेशन में यूज होगा, ठीक है। डिफ्लेशन के समय हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को। इन्फ्लेशन के समय डिफ्लेशन के समय हमें क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मनी आए।
इतना और समझ लो कि डिफ्लेशन के केस में हमें क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मनी आए हमारे मार्केट में, क्योंकि डिफ्लेशन वो समय होता है जब हमारे मार्केट में पैसे की कमी होती है। तो जब हमारी मार्केट में पैसों की कमी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए कि डिक्रीज कर देना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ताकि हमारी मार्केट में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। ठीक है, डिफ्लेशन के केस में क्या करना, अगर मान लो डिफ्लेशन है, हमारी मार्केट में पैसा नहीं है, ठीक है, तो आरबीआई को उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करने पड़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब वो डिक्रीज करेगी, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा और कमर्शियल बैंक जो है वो आगे लोगों को पैसा देगा फिर। ठीक है, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है तो फिर लोन लेंगे लोग। डिक्रीज करने से ये होगा ना प्रियंका जी, कि जब आपका डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है मार्केट में पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो डिफ्लेशन के टाइम क्या करना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इंक्रीज करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिक्रीज करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, जल्दी से बताओ मुझे। इंक्रीज मनी सप्लाई, इंक्रीज इन्फ्लेशन, डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज डिमांड। मीन्स पैसा नहीं है तो उसको मार्केट में पैसा देना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हाँ जी, इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, डिफ्लेशन की कंडीशन में इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक तो स्लाइड ना मुझे क्लियर चाहिए थी, चीप चीप वाला सभी को समझ आ गया, चीप वाला सभी को समझ आ गया, यहाँ पर करवा देते हैं आपको चीप वाला, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई ये वाला लिख रही हूँ मैं। ठीक है, ये साइन इंक्रीज का, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट हाफ लिख रही हूँ। कमर्शियल बैंक यहाँ पे क्या करेगा, लोन लेगा। ठीक है, और ये देगा किसको, पब्लिक को देगा, पब्लिक के पास भी पैसा जाएगा कम रेट पे। तो डिफ्लेशन के केस में ये नीति अपनानी चाहिए किसको, आरबीआई को, कि जब हमारी मार्केट में पैसा नहीं है तो उसको जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देने चाहिए, सॉरी डिक्रीज कर देने चाहिए, डिक्रीज कर देने चाहिए। ठीक है, डिक्रीज कर देने चाहिए किसके केस में, डिफ्लेशन के केस में। इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, कमर्शियल पैसा भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पब्लिक को देगी, बस इतना सा फंडा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई हो जाएगी फिर। ठीक है, मोर मनी सप्लाई हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, मोर क्रेडिट चला जाएगा मार्केट में। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, डीप, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आरबीआई इंक्रीज क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेगा, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर चीप की बात करें, ये यहाँ पे 5% लोन ले रहा था, 5% इंटरेस्ट मिल रहा था इसको चीप में। ठीक है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी में कमर्शियल बैंक को सिर्फ 5% मिल रहा था, तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन ले पा रहा था। ठीक है, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, इसलिए आरबीआई ने क्या किया कि पैसे को खोल दिया। खोलने का मतलब सिंपल मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोल सकते हैं। हाँ जी, एक्सपेंड करना मीन्स बढ़ा देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कमर्शियल बैंक है इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसने बोला, सॉरी आरबीआई ने बोला कि कमर्शियल बैंक को जो मैं लोन दूंगा ना वो ज्यादा इंटरेस्ट पे दूंगा, इसने 10% कर दिया। अब कमर्शियल बैंक के पास क्या हुआ, जब 10% कर दिया ना इन्होंने, मीन्स पैसे पे रोक लगा दी इन्होंने, आरबीआई ने क्या किया, क्रेडिट कंट्रोल पे रोक लगा दी, क्रेडिट कंट्रोल को कम कर दिया यहाँ पे, कि कम से कम क्रेडिट दिया जाएगा मार्केट में। किस कंडीशन में, इन्फ्लेशन की कंडीशन में ऐसा किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत पैसा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वे इंटरेस्ट रेट ज्यादा देंगे, कमर्शियल बैंक को जब 10% पे मिल रहा है लोन, तो कमर्शियल बैंक आके पब्लिक को भी तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा, तो फिर पब्लिक को भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा तो पब्लिक कम लोन लेगी इस कंडीशन में। ठीक है, तो क्रेडिट को कम या ज्यादा करना, चीप में क्या किया, क्रेडिट को ज्यादा किया, इंटरेस्ट रेट कम किया। डीप में क्या किया, क्रेडिट को इन्होंने, इंटरेस्ट रेट को इन्होंने ज्यादा किया और क्रेडिट को कम किया। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में, इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हो जाएगा इंक्रीज, डिफ्लेशन की कंडीशन में इंटरेस्ट रेट हो जाएगा डिक्रीज। क्लियर है सबको, लो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट डिफ्लेशन। हाँ जी, डिक्रीज मनी सप्लाई हो जाएगा आपका डीप में। ठीक है, और इंक्रीज मनी सप्लाई हो जाएगा आपका चीप में। क्लियर है सबको ये पॉइंट। अब हम देखते हैं आपका बैंक रेट क्या है। यहाँ पर द बैंक रेट इज अ मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेंड मनी एंड री डिस्काउंट फर्स्ट क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक
व्हेन आरबीआई गेट्स अ हिंट दैट इन्फ्लेशन इज राइजिंग, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, ठीक है, मीन्स मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आने लगता है, इट इंक्रीज द बैंक इंटरेस्ट रेट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इट इंक्रीज द बैंक इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज कहाँ होता है हमारा, डीप में, डीप मॉनेटरी पॉलिसी में, सो दैट कमर्शियल बैंक बोरो लेस मनी, तो यहाँ पे क्या करेगा कमर्शियल बैंक, लेस मनी मीन्स कम लोन लेगा, किससे, आरबीआई से, एंड द इन्फ्लेशन स्टेज अंडर कंट्रोल, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। इसी कंडीशन में मैंने आपको डिफ्लेशन का भी बता दिया, इन्होंने सिर्फ इन्फ्लेशन का बताया था, बट मैंने आपको दोनों टर्म बता दी, इन्फ्लेशन एंड आपका डिफ्लेशन। नहीं होगा ना सर, यहाँ पे सिर्फ ना लोगों की बात नहीं हो रही है प्रियंका जी, यहाँ पर अगर बात हो रही है आरबीआई की और कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, यहाँ पे लोगों की बात नहीं हो रही है। ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो ना, पीपल डिपॉजिट करवाएंगे, ये क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे अभी हम, कि पीपल क्यों डिपॉजिट करवाएंगे, अभी देखना अब जो लोग होंगे ना, आरबीआई क्या करेगा लोगों के साथ भी, अभी देखते चलो, बस आप इतना समझ आ गया सभी को, जल्दी से बताओ, आधा घंटा हो गया इसी में। जो प्रियंका आपने बात की है वेरी गुड, अभी ये ना हम क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे, लोग नहीं करवाएंगे डिपॉजिट, अभी देखना आप क्वालिटेटिव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करने वाला है। अभी इतना समझ आ गया सभी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से धो देगा सारे के सारे बैंकों को, ठीक है। अब अगर हम बात करें टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी, अब क्रेडिट कंट्रोल करना है अगर हमें इकोनॉमी में, दो चीजें होगी, द आरबीआई ऑल्सो कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व, एक तो हो जाएगा आपका जिसको रिजर्व रेशो भी कहा जाता है, ठीक है, कौन सा रेशो कहा जाता है, रिजर्व रेशो, तो ये प्लीज याद रखना। अब जो आपका रिजर्व रेशो है ये फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है, एक है आपका SLR और एक है आपका CRR। SLR की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, इतना समझ आ गया सभी को। अगर मैं CRR की बात करूं, इतना क्लियर है, अगर हमें क्या करना है, रिजर्व रेशो जो है हमारी, ठीक है, रिजर्व करके रखना है, रिजर्व का क्या मतलब होता है, रिजर्व करना है, जैसे हम बोलते हैं ना यार इसने तो ना मुझे रिजर्व कर दिया, इसने तो ना मुझे रोक दिया, क्रेडिट को कंट्रोल करना है, कैसे हम कंट्रोल करेंगे क्रेडिट को, ठीक है, एक तो हम करेंगे SLR से, सॉरी हम नहीं करेंगे, आरबीआई करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से कंट्रोल करेगा, SLR एंड CRR, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत मैम, डीप पॉलिसी में इन्फ्लेशन होगा मैम, डीप पॉलिसी में, यस डीप पॉलिसी में क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास इन्फ्लेशन बहुत है ना, पैसा बहुत है मार्केट में, तो जो आपका डीप मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो इंटरेस्ट जो रेट होगा ना उसको इंक्रीज कर देगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने से लोग भी कम लोन लेंगे, कमर्शियल बैंक लोन ही नहीं दे पाएगा क्योंकि उसने खुद बेचारे ने इतना महंगे उस पर लोन लिया है, कमर्शियल बैंक खुद अवॉइड करेगा कि मैंने नहीं इस टाइम पे लोन लेना, क्योंकि इतना इंटरेस्ट रेट कौन पे करेगा, ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशन में जब मार्केट में पैसा नहीं है तो आरबीआई बोलेगा यार बेचारे क्या करे, मार्केट में पैसा नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, 5% में दे देते हैं, कमर्शियल बैंक खुशी 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 आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा लोन दो लोन दो, जब खुद कमर्शियल बैंक कम रेट में देगा, आगे पब्लिक को भी कम रेट में देगा वो इंटरेस्ट लोन, ठीक है। ओके अब देखो रिजर्व बैंक रिजर्व रेशियो बता रही हूँ मैं आपको, आरबीआई करेगा क्रेडिट कंट्रोल SLR के थ्रू एंड CRR। अब जो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है, रेफर टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ कमर्शियल बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म प्लीज नोट डाउन कर लो, NDTL, that commercial bank have to maintain with the RBI at all time। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो क्या बोलती है कमर्शियल बैंक को कि CRR मेंटेन करो, ठीक है। अब जो ये CRR है मेंटेन करने के लिए ये आरबीआई ने क्या रेट रखा है, 3% टू आपका 15% रखा है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको देना पड़ता है किसको, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है आपको ये CRR, कैश रिजर्व रेशो किसके पास रखनी पड़ेगी आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखनी पड़ेगी, क्लियर है। अब यहाँ पर सुनना, फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर कमर्शियल बैंक को 1 लाख का लोन देना है, ठीक है, किसी को 1 लाख का लोन देना है पब्लिक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि 10% क्या करना है आपको, रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, रिजर्व बैंक ने ये बात बोली है, तो आपको आपके पास कितना बचा, 90,000, ठीक है, 10% का, तो आप 90,000 पे ही लोन दे पाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका क्रेडिट कंट्रोल है
वो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप नहीं ज्यादा लोन दे पाओगे। अगर आपको आरबीआई ने बोला, ध्यान देना प्लीज मेरी बात पे, ध्यान से सुनो क्लास को, अगर आरबीआई ने बोला कि जो आपकी सीआरआर है ना, कैश रिजर्व रेशियो, जो वो ओनली 5% रखो आप, ठीक है, किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वही 1 लाख पर, ठीक है। तो 1 लाख का जब हम 5% निकालते तो 95% बचा, तो 95,000 हम लोन दे सकते हैं पब्लिक को। तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई हुआ वो क्या हुआ, ज्यादा हुआ, कितना, 5, ठीक है, 5,000 ज्यादा हुआ। यहाँ पर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है सीआरआर इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई कम, अगर सीआरआर की जो रेशियो है वो डिक्रीज होती है तो मनी सप्लाई ज्यादा। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट को कंट्रोल करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है इतना? अभी सुन लो ना प्लीज, सुन लो प्रियंका जी, अभी बताती हूँ एसएलआर क्या है आपका। कैश रिजर्व रेशियो क्लियर है सबको? कैश रिजर्व रेशियो सबको क्लियर है? और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है आपको 3 to 15%। ये जो मैंने आपको 10 और 5% दिया, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। 3% से लेकर 15% तक आपको रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश, मीन्स आपको नहीं, कमर्शियल बैंक को। ओके, क्लियर है? अब हम बात करते हैं एसएलआर की। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, जैसे कैश रिजर्व रेशियो के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, रेफर्स टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्व टू बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। इन्होंने बोला कि जैसे कि मानो मेरे पास 1 लाख रुपीज है ना, ठीक है, तो इसको मैं गोल्ड में, सिक्योरिटीज में और कैश में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, किसको, कमर्शियल बैंक को। जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो था ना, वो कहीं ना कहीं आपका सिर्फ कैश से रिलेटेड था कि 1 लाख है, ठीक है, बस ठीक है, कैश से रिलेटेड आप 10% किसको दे दो, आरबीआई को दे दो, ठीक है। 3 to 15% रखा है उन्होंने अमाउंट, इसमें से आप सपोज मान लो 10% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखो। लेकिन जो आपका एसएलआर है ना, मान लो आपके पास 1 लाख है, तो 1 लाख बनना चाहिए आपका गोल्ड को मिलाकर, सिक्योरिटीज को मिलाकर और कैश को मिलाकर, ठीक है। अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड फ्री होना चाहिए, मीन्स ऐसा ना हो कि उस पर, उसके ऊपर कोई केस चल रहा हो, समथिंग कुछ भी। कमर्शियल बैंक को गोल्ड की फॉर्म में भी वो रख सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, नहीं तो एक और चीज, जरूरी नहीं है कि उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रखना, वो अपने पास भी रख सकता है मेंटेन करके, कमर्शियल बैंक अपने पास भी रख सकता है मेंटेन करके। ये डिफरेंस है आपका सीआरआर एंड एसएलआर में, अपने पास भी रख सकता है मेंटेन करके, उसको रखना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई ने बोली है ये बात। कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 18%। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, 1 लाख का 18% रखना पड़ेगा रिजर्व कमर्शियल बैंक को अपने पास, क्योंकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेक करेगा ना सारे बैंकों को, क्योंकि सुपरवाइजर कौन है, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था सुपरवाइजर, मीन्स वो देख रेख करेगा सारे बैंकों की, वो चेक करेगा गोल्ड की फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में 18% रखा है कि नहीं रखा है, कमर्शियल बैंक ने अपने पास नहीं रखा होगा तो गया गया बेटा फिर तो। क्लियर है सबको? अब देखो एसएलआर refers to a certain percentage of reserve to be maintained in the form of gold। जहां पर बात आ गई गोल्ड की, जहां पर बात आ गई सिक्योरिटी की, सिंपल बात, सिंपल आंसर कर देना, ये एसएलआर की बात कर रहा है, ठीक है। इन इंडिया एसएलआर रिमेन्स 25 to 40% बाय द लॉ, ठीक है। एनी चेंजेस इन एसएलआर एंड सीआरआर ब्रिंग आउट अ चेंज इन पोजीशन ऑफ कमर्शियल बैंक। अभी जो है आपका वो 18% है, कितना है, 18% रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है, किसकी फॉर्म में, कैश की, सिक्योरिटी एंड गोल्ड, 3 चीजें। और ये जरूरी नहीं है कि आरबीआई के पास रखेगा, ये अपने पास भी रख सकता है कमर्शियल बैंक, बस हाँ 18% मस्ट है। एसएलआर क्या है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 3 to 15%। ये इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है ये सारे, ओके। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। यहाँ पे आपने क्या समझा, जो सीआरआर है ये भी क्या कर रहा है, क्रेडिट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा रखेंगे बैंकों के पास, आरबीआई के पास ज्यादा रखेंगे तो लोन कम दे पाएंगे, क्रेडिट मनी की सप्लाई कम होगा। अगर कम रखेंगे, मीन्स अगर आरबीआई ने बोला कि कम रखो,
तो क्रेडिट कंट्रोल ज्यादा हो पाएगा, मनी हम ज्यादा दे पाएंगे, लोन हम ज्यादा दे पाएंगे, ठीक है, मीन्स कमर्शियल बैंक दे पाएगा ज्यादा, ठीक है। एक तो मुझे आदत पड़ी है ना हम बोलने की, अब अभी मुझे रिजर्व बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक बोलना पड़ेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आरबीआई ने बोला कि ज्यादा रखो हमारे पास सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो 10% रखो, तो कमर्शियल बैंक बेचारा क्या करेगा, कम लोन दे पाएगा पब्लिक को, मनी सप्लाई कम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला 5% ही रखो हमारे पास, तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा, किसको, पब्लिक को। क्लियर है इतना। और एसएलआर में आपका 18% है, ठीक है, तो इससे भी आपका क्रेडिट कंट्रोल और ज्यादा होता है, ठीक है, मिनिमम 18% है। एसएलआर में इतना मैंने देखो जब अपने टाइम में याद किया था, मैंने ऐसे किया था सिक्योरिटीज और गोल्ड, ठीक है, एसएलआर मैंने गोल्ड सिक्योरिटीज इस तरह से मैंने याद किया था। एसएलआर पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हम बात करें, अब जल्दी से कर लेते, 5:36 हो गए। अब है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पर क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बाय द आरबीआई। यहाँ पे सुनना प्लीज, अगर क्या हुआ, अगर जो आरबीआई है, ठीक है, उसने सेल की सिक्योरिटीज, किसको, कमर्शियल बैंक को, आरबीआई ने सेल की बेची सिक्योरिटीज, किसको, कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक इसके बदले में क्या देगी, पैसा देगी, किसको, आरबीआई को, तो पैसा देगी कमर्शियल बैंक के पास, तो कम पैसा बच जाएगा, मीन्स मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई कम करना होगा तो सिक्योरिटी को सेल करेगी कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक को उसके बदले पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ भी खरीदते हो, आपको उसके बदले में पैसा देना पड़ता है। गोल्ड परचेज करते हो, पैसा देना पड़ता है, यस या नो। सिक्योरिटी परचेज करते हो, पैसा देना पड़ता है, यस या नो। क्लियर है सबको, इतना पहला पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर परचेज एंड सेल हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज का, ठीक है, सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज, ओके, सेल करेगी सिक्योरिटीज। लेकिन जब आरबीआई जो है वो परचेज करेगी सिक्योरिटीज, किससे, कमर्शियल बैंक से, तो क्या हो जाएगा कि सिक्योरिटीज जब यहाँ पे ये परचेज करे तो आरबीआई पैसा किसको दे रही है, मनी किसको दे रही है, कमर्शियल बैंक को क्या जा रहा है, मनी जा रही है, मनी जा रही है, इट मीन्स की यहाँ पर मनी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्रेडिट मोर, ठीक है, ज्यादा मनी हो रही है और यहाँ पे क्रेडिट लेस। इतना क्लियर है। ओनली यहाँ पर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से कंट्रोल कर रहा है मनी सप्लाई को, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द मनी मार्केट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दिस इज अ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप इतना कर दोगे कि मैम सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, बस। क्लियर है सबको, जल्दी से मुझे बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, थम्स अप दे दिया करो साथ साथ में ना, ताकि फिर मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊं आगे कॉन्सेप्ट। यस लिखने में टाइम लगता है, थम्स अप दे दिया करो, मीन से जो ज्यादा इजी है लिखने के लिए, ठीक है। क्लियर है सबको इतना, यस मैम, ओके गुड। अब अगर हम बात करें रेपो रेट की, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। रेपो रेट, रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो, commercial bank borrow money by selling their security to the RBI to maintain liquidity. Commercial banks sell their security in case of shortage of fund or due to some statutory measure. It is one of the main instrument of RBI to keep inflation under. जब commercial bank, simple अगर मैं बात करूँ ना, commercial bank loan ले रहा है RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, रेपो रेट, बस। किससे लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहा है, रेपो रेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इन्होंने क्या बोला, सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को आरबीआई को, मेंटेन लिक्विडिटी, शॉर्टेज ऑफ फंड, ठीक है,
फंड नहीं है बेचारे, कमर्शियल बैंक के पास फंड नहीं है, उसने क्या किया, सेल कर दिया सिक्योरिटीज को। तो जब वो सिक्योरिटीज को सेल कर देगा आरबीआई को, तो आरबीआई उसके बदले में उसे क्या देगी, पैसा देगी। या तो बेचारा कमर्शियल बैंक जो है वो लोन ले लेगा आरबीआई से, ठीक है, या फिर कमर्शियल बैंक इसके पास पैसा नहीं है, सिक्योरिटीज को सेल कर देगा आरबीआई को, तो आरबीआई सिक्योरिटी के बदले इसको पैसा दे देगी, ठीक है, मनी दे देगी, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट की क्या बात हो जाएगी, जब आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जब आरबीआई लोन लेगा, किससे लोन लेगा, कमर्शियल बैंक से लोन लेगा आरबीआई। या फिर आरबीआई क्या करेगा, देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, आरबीआई को करना है पैसा कंट्रोल, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास अगर इसने इतना पैसा लिया, कमर्शियल बैंक तो मजे से लोगों को बांटेगा, आओ आओ हम आपको लोन देते हैं, आओ। क्योंकि देखो एक बात सुनो प्लीज ध्यान से, जो डिपॉजिट होते हैं ना, जो पब्लिक डिपॉजिट करवाती है, डिपॉजिट्स करवाती है बैंकों में, ये बैंकों की क्या है, लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि इन्हें ये पैसा वापस देना है पब्लिक को। लेकिन जब बैंक जो होते हैं वो लोन देते हैं ना, किसको, पब्लिक को लोन देते हैं, ये क्या है, बैंकों के लिए एसेट है, क्योंकि लोन से वो क्या करते हैं, इनकम। देखो पब्लिक को लोन चुकाना पड़ेगा और इसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये बैंकों के लिए क्या है, एसेट है। लेकिन डिपॉजिट क्या है, बैंकों के लिए लाइबिलिटीज है, भाई उनको पैसा वापस देना है लोगों को। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब जब कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसा है, आरबीआई ने बोला कि अच्छा इतना पैसा है, दो मुझे पैसा, वापस दो मुझे पैसा, ठीक है, एक्सेस लिक्विडिटी है इन द मार्केट। लिक्विडिटी क्या हो जाता है, आपके कैश के फॉर्म में जो हमारे पास चीज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लिक्विडिटी बोल देते हैं, यस या नो। दो मुझे वापस सारा पैसा, मनी को कंट्रोल करना है मुझे, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है मुझे, ये बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन दिस केस कमर्शियल बैंक गेट बेनिफिट बाय रिसीविंग द इंटरेस्ट ऑन देयर होल्डिंग विद द आरबीआई। कभी कभी बाजार में अतिरिक्त तरलता होने पर भी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, उस स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास अपनी हिस्सेदारी पर ब्याज प्राप्त करने के लाभ मिलते हैं। कमर्शियल बैंक बोलेगा ठीक है मैं तुझे पैसा तो दे दूंगा, बट मुझे क्या मिलेगा, आरबीआई बोलता है मैं तुझे इंटरेस्ट दूंगा ना इसके बदले में, तो इंटरेस्ट ले ले। कमर्शियल बैंक खुश हो जाते हैं कि अच्छा मुझे तो इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है। तो इस कंडीशन में कमर्शियल बैंक क्या करेगा, परचेज भी कर सकता है वो सिक्योरिटीज को, ठीक है, सिक्योरिटीज को परचेज करेगा और कमर्शियल बैंक पैसा दे देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सबको क्लियर है, किसी का कोई डाउट। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की, ये थे हमारे, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड। रिवीजन कर ले एक बार, बैंक रेट हमने पढ़ा, इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है, डिस्काउंट रेट, ठीक है। चीप मनी हमने पढ़ा इसी में, चीप मॉनिटरी, सॉरी, ठीक है, हाफ हाफ लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या किया, चीप मॉनिटरी में इन्होंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसने किया, आरबीआई ने। डिक्रीज करने से कमर्शियल बैंक ने ज्यादा से ज्यादा लोन लिया, लोन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को भी इन्होंने लोन दिया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये किस कंडीशन में हुआ, पैसा नहीं था मार्केट में, डिफ्लेशन के टाइम किया इन्होंने ऐसा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब किया, पैसा नहीं मार्केट में, डिफ्लेशन के टाइम। अब डीप मॉनिटरी पॉलिसी था बैंक रेट के अंडर ही। यहाँ पर क्या हो, देखो बैंक रेट क्या है कि एक रेट निर्धारित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए। रेट, इस रेट पे हम लोन देंगे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं 6%, 10%, 12%। डीप मॉनिटरी पॉलिसी में क्या किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये किस इंक्रीज किया, तो कमर्शियल बैंक बेचारा बोला कि इतने इंटरेस्ट में कैसे पे करूंगा, इतना इंटरेस्ट, इसने कम लोन लिया और इसने आगे पब्लिक को भी कम लोन दिया, ठीक है, क्योंकि कम पैसा आया। ये किस कंडीशन में होगा, इन्फ्लेशन के टाइम। इन्फ्लेशन के टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा अच्छा मार्केट में इतना पैसा है, कम करो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ जल्दी से जल्दी, ताकि लोग कम से कम लोन ले और कमर्शियल बैंक कम से कम लोन ले, ठीक है। कहाँ लिखा था इन्फ्लेशन, कहाँ पे लिखा है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। रेपो रेट में, अच्छा, इट इज वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। जो आपका रेपो रेट है, रेपो रेट में क्या हुआ, कमर्शियल बैंक ने जब लोन लिया ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो मार्केट में ज्यादा पैसा आया, तो क्या हुआ कि मार्केट में जब ज्यादा पैसा आया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया,
ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, बार बार कमर्शियल बैंक जाएगा और बोलेगा मुझे लोन दो, मुझे लोन दो, क्योंकि रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है किससे, आरबीआई से, तो जब आरबीआई से लोन लेता है ना, ठीक है, कमर्शियल बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि जब बहुत ज्यादा पैसा आ गया ना मार्केट में, वो बोलेगा कि भाई मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ओके, क्लियर है सभी को इतना पॉइंट। कमर्शियल बैंक सेल देयर सिक्योरिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। अब यहाँ पे क्या था कि पैसा कम है कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, और ड्यू टू सम स्टैट्यूटरी मेजर इट इज वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, अब बताती हूँ आपको एसएलआर एंड सीआरआर। देखो, कैश रिजर्व रेशो, 1 लाख कैश है कमर्शियल बैंक के पास, 10% देना पड़ेगा किसको, आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला इतना कैश मुझे देना पड़ेगा, मेंटेन करके रखो इतना परसेंट, किसको, आरबीआई को देना पड़ेगा। ओके, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर वाला बोलता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो है। एसएलआर बोलता है कि जो तेरे पास 1 लाख की कैश है ना, इसको तूने मेंटेन करके रखना है। आरबीआई बोल रहा है कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके रख, गोल्ड की फॉर्म में रख, सिक्योरिटी की फॉर्म में रख और कैश की फॉर्म में रख। गोल्ड सिक्योरिटी कैश मिलाकर 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। अब वो बोलता है 18% रख मेंटेन करके, जरूरी नहीं है कि तू आरबीआई को ही दे, कमर्शियल बैंक को आरबीआई बोल रहा है जरूरी नहीं कि मुझे ही दे, अपने पास मेंटेन करके रख बस। इससे भी क्या करेगा, वो क्रेडिट को कंट्रोल करेगा। क्लियर है, क्योंकि जब इतना पैसा रखना पड़ेगा बैंकों को अपने पास, तो वो कैसे देंगे लोगों को फिर। जल्दी से बताओ, क्लियर है इतना सभी को। देखो, रेपो रेट में इतना समझना है कि रेपो रेट वो रेट होता है, उस रेट पे कमर्शियल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट होता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन लेता है किससे, कमर्शियल बैंक से, ठीक है, रिवर्स हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या हुआ कि अमाउंट पे तो ये ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बट किसको कितना लोन देना है, ठीक है, किस सेक्टर में कितना लोन देना है, उस तरह से ये डिवाइड कर रहे हैं, किस सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, किसका लोन रोकना है, किसको देना है, वो सारी चीजों को चेक करेगा क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव अगर हम मेथड की बात करें, ठीक है, गुणात्मक तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करना। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, रैशनिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिमिट लगा देना, लिमिट लगा दिया आरबीआई ने, किस पे, लोन पे। क्या लिमिट लगाई, सिर्फ इतना ही लोन मिलेगा, इससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा पर्टिकुलर सेक्टर को। आरबीआई फिक्स अ क्रेडिट अमाउंट टू बी ग्रांटेड टू कमर्शियल बैंक, ठीक है, मीन्स कमर्शियल बैंक को इन्होंने बोला कि भाई कमर्शियल बैंक सुन ले, तुझे हम इतना ही लोन देंगे, इतनी ही लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं देंगे। क्रेडिट अमाउंट बी ग्रांटेड टू कमर्शियल बैंक, credit is given by limited the amount available for each commercial bank for certain purpose, ये वाला important है यहाँ पे, certain purpose। The upper credit limit can be fixed and banks have to stick to that limit. This help in lowering the bank's credit exposure or to unwanted sector, मतलब कि जहां पर जरूरत नहीं है पैसे की, जहां पे मान लो किसी को लोन की जरूरत नहीं है। अब देखो, आपने खोलना ट्यूशन सेंटर, आपके लिए कितना ही लोन लग जाएगा ट्यूशन सेंटर खोलने के लिए, ज्यादा 50,000, और आप डिमांड करो मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, तो आरबीआई बोलेगा नहीं, लिमिट लगाओ भाई, इसको जरूरत नहीं है, 50,000 में इसका काम हो जाएगा, तुम 1 लाख कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो ये कमर्शियल बैंक पे जब लिमिट लगा देगा, ठीक है, तो कमर्शियल बैंकों को भी तो आगे लिमिट लगानी पड़ेगी पब्लिक पे। ओके, जब पीछे से ही पैसा नहीं आ रहा है तो फिर ये कहां से पैसा देगा लोगों को। क्लियर है सबको। दिस हेल्प इन लॉरिंग द बैंक क्रेडिट एक्सपोजर एंड अनवांटेड सेक्टर, मीन्स ऐसे सेक्टर जहां पे लोन की जरूरत नहीं है उनको लोन मत दो, लिमिट लगा दो। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल बैंक पे लिमिट लगाएगा, कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक पे लिमिट लगाएगा, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो कंट्रोल द बिल री डिस्काउंटिंग। क्लियर है सबको, यस मैम, ओके गुड। रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो कस्टमर है ना, क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो कमर्शियल बैंक है ना, आरबीआई उनको पूछेगा कि भाई तुम लोन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कस्टमर को लोन क्यों दे रहे हो इतना ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मुझे नीड है फोन की, ठीक है, मैंने देखा 2 लाख का फोन, तो आपको पता है तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि फोन लेके क्या ही कर लेगा बंदा। अब यहाँ पे क्या किया कि मुझे ना
जो डाउन पेमेंट पड़ रही है ना, वो पड़ रही है मुझे 50,000 और जो मेरी EMI है वो इन्होंने बढ़ा दी और कम पीरियड के लिए रख दी। तो मैं क्या बोलूंगी यार, 50,000 कौन करेगा डाउन पेमेंट, रहने देते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट, अगर मान लो मुझे 2 लाख का फोन लेना है, मुझे डाउन पेमेंट बोलते हैं ये कि 5,000 आप दे दो, तो मैं आराम से ले लूंगी, यस या नो, आराम से ले लेंगे। तो ये क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, मनी को कंट्रोल करेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मनी को कंट्रोल किया जा रहा है। देखो, इन दिस इंस्ट्रूमेंट कंज्यूमर्स क्रेडिट सप्लाई इज रेगुलेटेड थ्रू द इंस्टॉलमेंट ऑफ सेल, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमारी क्या होती है, EMI, and higher purchase of consumer goods. Here features like installment amount, down payment, loan duration, etc. are all fixed in advance, which helps to check the credit and inflation in the country. ठीक है, समझ गए। डाउन पेमेंट, ये वैसे मैंने बात बोल दी थी। लॉन ड्यूरेशन मीन्स की, लॉन ड्यूरेशन का मतलब कि जहां पर आपकी 15 मंथ की EMI बन रही है, अगर यहाँ पे 6 मंथ की EMI बना दे तो EMI का क्या हो जाता है, अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। यस, जहां पर आपकी 3400 EMI बननी थी 6 मंथ के लिए, ठीक है, सॉरी 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए, तो अगर 3 मंथ की EMI बनाए तो वो आपका डबल हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार इतनी EMI तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा, 50,000 में डाउन पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लोन ही ले लोगे इस कंडीशन में। तो इससे क्या करेंगे, वो क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे हैं, मनी सप्लाई को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है जी सबको? एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन, कभी आपने देखा कपड़ों में मार्जिन रखा जाता है, कुछ मार्जिन से याद आ रहा है, मार्जिन रखा जाता है। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई इतना मार्जिन तो रखना पड़ेगा। क्या बोलेगा, कमर्शियल बैंक को इतना मार्जिन तो रखना पड़ेगा। मार्जिन इज रेफर टू अ सर्टेन proportion of the loan amount that is not offered or financed by the bank. A change in margin can lead to change in the loan zone. This instrument is used to increase the credit supply for the necessary sector and avoid it for unnecessary sector. मैंने बोला बार बार मैं सेक्टर्स की बात कर रही हूँ, जब हम क्वालिटेटिव में पढ़ रहे हैं कि किस सेक्टर को लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए और किस सेक्टर को लोन प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि मार्जिन, फॉर एग्जांपल जब हमें लोन मिलता है तो हम क्या करते हैं, मान लो कि बैंकों ने आपसे सिक्योरिटी ली, ठीक है, क्या आपको फुल सिक्योरिटी पे लोन मिलता है, मीन्स कि आपसे सिक्योरिटी ली, गोल्ड, गोल्ड था आपका, ठीक है, ध्यान देना प्लीज, बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड का। गोल्ड बन रहा है आपका 1 लाख का, जिसका अमाउंट बन रहा है, तो जो आपको बैंक लोन देगा क्या वो आपको 1 लाख ही देगा? किसी को पता है इस बात का? जल्दी से मुझे बताओ। जो आपका गोल्ड की वैल्यू है ना, ठीक है, वो है 1 लाख, आपको लेना है गोल्ड पर लोन, तो क्या आपको 1 लाख ही गोल्ड मिलेगा कि वो कुछ अपने पास मार्जिन रखेगा बैंक? नो, यस, गुड। आपको पता है, देखो गोल्ड अगर मेरा बन रहा है 1 लाख का, ठीक है, ध्यान देना प्लीज इस बात पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को बोलेगा भाई इतनी सिक्योरिटी तो तेरे को रखनी पड़ेगी, और कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को जाकर बोलेगी ये बात, 1 लाख का गोल्ड बन रहा है तो 10% सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, मीन्स आपको लोन मिलेगा 90,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट को कंट्रोल किया, मनी को, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया, कम मिलेगा हमेशा, यस, कम मिलता है हमेशा। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी बन रही है सपोज मान लो 1 करोड़ की, आपको 1 करोड़ लोन मिलेगा नहीं, हो सकता है 20% मार्जिन रख ले, हो सकता है 10% मार्जिन रख ले, हो सकता है 50% मार्जिन रख ले, ये बैंकों पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये किसने बोला होगा बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को किसने बोला होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला होगा भाई इतना मार्जिन रखना, क्योंकि मनी को क्या करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। यस, कम मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे नेसेसरी है वहां पर क्रेडिट सप्लाई फॉर नेसेसरी सेक्टर एंड अवॉइड इट फॉर अननेसेसरी सेक्टर। ठीक है, जैसे कि हाउसिंग लोन हमें मिलता है उसके लिए भी मार्जिन रखा जाता है, और हाउसिंग लोन आपको पता है कि ज्यादा मिलता है हमें। ठीक है, हाउस लोन में हाउस लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, तो अगर इंटरेस्ट कम होता है इट मीन्स की लोन ज्यादा मिलेगा हाउस के इसमें। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे मार्जिन रखा जाएगा। मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन, मॉरल से कुछ पता लग रहा है, राइट एंड रॉन्ग, कुछ नैतिकता फॉलो की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है जो जो बातें बोली है ना, ठीक है, वो सारी की सारी फॉलो करो कमर्शियल बैंक को, जो जो भी मैंने बोला है वो सबका सब फॉलो करो। ठीक है, मॉरल सुएशन रेफर टू द सुजेशन टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, कौन सुजेशन दे रहा है यहाँ पे, RBI, from the RBI that help in restraining credit in the inflationary period. RBI implies pressure on the Indian banking system without taking any strict action for compliance with rules. यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सारी की सारी फॉलो करो। किसको बोल रहा है, कमर्शियल बैंक को। बस इतना ये सुजेशन टू कमर्शियल बैंक की पॉइंट है।
बस ये हो गया। एक और है आपका डायरेक्ट एक्शन, वो भी देख लो, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन भी आपका आ जाता है इसी में, क्वालिटेटिव में। यहाँ पे जो आरबीआई है ना, वो डायरेक्ट एक्शन ले लेगा। क्योंकि ऐसा सीधा नोटिस भेजेगा कमर्शियल बैंक को, कुछ नहीं बोलेगा, डायरेक्ट एक्शन। नेम से क्लियर है। एक होती है पब्लिसिटी, जिसकी आप बात कर रहे थे ना प्रियंका जी, कि जो पब्लिक है वो तो डिपॉजिट करवाएगी, इस तरह से आपने कुछ बोला था। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो बता देगा कमर्शियल बैंक की क्या हालात है पूरी पब्लिक को। अगर उन्होंने रिपोर्ट सही से, मीन्स जो भी उसकी रिपोर्ट है, कमर्शियल बैंक लॉस में चल रहे हैं, हाई में चल रहे हैं, इनके पास कितना एनपीए में चला गया है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें पब्लिक कर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि कस्टमर को पता हो कि कितना इंटरेस्ट रेट है, सारी चीजें, ठीक है। अब कस्टमर सोच समझ के बैंकों में डिपॉजिट करेगा पैसा, पब्लिसिटी कर देगा। कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक की हालत इतनी खराब है। क्लियर है सबको? डायरेक्ट एक्शन, पब्लिसिटी भी आ जाएगा आपका किसमें? क्वालिटेटिव में। पब्लिक क्या हो जाएगी? डर जाएगी, नहीं नहीं इस बैंक से लोन नहीं लेना, इस बैंक की तो हालत बहुत खराब है। वो कौन बताएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताएगा। इस बैंक में पैसे जमा नहीं करवाने। तो जब कमर्शियल बैंक के पास या बैंकों के पास जब पैसा ही नहीं होगा, तो वो आगे कहां से करेगा काम? कर ही नहीं पाएगा। पब्लिक अवेयर हो जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक को भी अवेयर करेगा। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है सबको? एक बार रिवीजन कर ले, हमारे पास टाइम है अभी। ब्लैंक स्लाइड पे रिवीजन कर लेते हैं। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे अभी जस्ट क्लास के बाद, ठीक है। मार्केटिंग के भी मैंने अपलोड कर दिए। मिल गया क्या आप लोगों को? यूनिट 8 के सुबह ही अपलोड कर दिए थे क्लास के बाद, और अभी ये वाले नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, अभी डेली में कर रही हूँ। क्वांटिटेटिव सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ। क्वांटिटेटिव मेनली किस पे? अमाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। और क्वालिटेटिव किससे रिलेटेड है? ये क्रेडिट कंट्रोल है किसका? आरबीआई जब क्रेडिट कंट्रोल करता है, प्राइमरी फंक्शन आपका मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा ये टूल्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, स्पेलिंग्स पे मत जाना प्लीज, ठीक है, और राइटिंग पे भी मत जाना। आई नो कि बहुत पुअर है, बट समझ लो चीजों को। बाकी स्लाइड्स है आप लोगों के पास, ठीक है। ये मेनली बात करेगी पर्टिकुलर सेक्टर, कि किस सेक्टर को लोन की जरूरत है, किस सेक्टर को लोन की जरूरत नहीं है, किसको लोन देना चाहिए, किसको लोन नहीं देना चाहिए, किसको पैसा देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेसेसरी एंड अननेसेसरी, पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूं बैंक रेट, किस रेट पे लोन देंगे कमर्शियल बैंक को, चीप वाला भी बता दिया, ठीक है। डिक्रीज, ये वाला कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट। डीप वाला, डीप मॉनेटरी पॉलिसी, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। डिक्रीज होगा, इट मीन्स की डिफ्लेशन की कंडीशन में हो रहा है, मार्केट में पैसा भेजेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट, इट मीन्स की इन्फ्लेशन है, मार्केट में बहुत पैसा है, ओके। फिर आया था हमारा सीआरआर, फिर आया था हमारा एसएलआर, और हमारा था ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। ये सारा का सारा क्या था? हमारा क्रेडिट को कंट्रोल करना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रुपीज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रुपीज को क्या करना? कंट्रोल करना। ये बात थी हमारी क्वांटिटेटिव में। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव की, क्वालिटेटिव में हमने पढ़ा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लगा देना, कमर्शियल बैंक पे भी लिमिट लगा देना, कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक पे भी लिमिट लगा देगा, इससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमने बात करी थी रेगुलेशंस ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट की, सी लिखा, कंज्यूमर क्रेडिट मींस डाउन पेमेंट, ठीक है, ईएमआई पे रोक लगा देना, ठीक है, ताकि मनी सप्लाई कम हो या फिर ज्यादा हो। अगर मान लो मेरा फोन 1 लाख रुपीज का है, ठीक है, अगर मुझे 5000 रुपीज डाउन पेमेंट करनी है तो मैं ले लूंगी, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? मार्केट में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मेरा फोन 1 लाख रुपीज का है और मुझे डाउन पेमेंट देनी पड़ रही है 10,000 रुपीज, तो मैं नहीं लूंगी, मनी सप्लाई रुक जाएगा। मैं क्यों लूंगी? फिर लोन ही नहीं लूंगी फिर, ठीक है। और था हमारा फिक्सेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, मार्जिनल ही लिख रही हूं अभी, मार्जिन, ठीक है। जैसे कि गोल्ड पे है, गोल्ड का जो पूरी वैल्यू बन रही है वो 1 लाख बन रही है, मार्जिन,
गोल्ड की जो वैल्यू बन रही है, ये अपने एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप बोलो ना, गोल्ड की वैल्यू बन रही है पूरी 1 लाख, लेकिन 10% मैंने मार्जिन रखा, मीन्स कमर्शियल बैंक ने अपने पास मार्जिन रखा। आरबीआई ने बोला था कितना मार्जिन रखना है, आरबीआई ने रखा तो 90,000 ही सिर्फ लोन दिया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ कि मनी सप्लाई जो हुआ वो कम हुआ। लेकिन अगर आरबीआई ने बोला कि आपको 10%, ठीक है, आरबीआई ने बोला कि 5% ही मार्जिन रखना, तो 95% मैंने क्या दिया, 95,000 लोन दिया पब्लिक को, तो पब्लिक होगी खुश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया। ओके, क्लियर है। तो ये क्या था, मार्जिन था, सिक्योरिटीज पे मार्जिन रखना। ओके, क्लियर है, लोन अमाउंट्स पे मार्जिन रखना। ठीक है, इज इट क्लियर, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी। अब अगर हम बात करें आपका पब्लिसिटी, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, जितने भी बैंक है उनकी सारी हालात किसको बता दी, पब्लिक को बता दी। अब जब पब्लिक को पता लग गया कि इनकी क्रेडिट, इनकी सिचुएशन कैसी है इन बैंकों की, ठीक है, इनसे लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, सारी की सारी रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ किसको दे दी, पूरी पब्लिक को दे दी। इंटरेस्ट रेट ये है, ठीक है, सब कुछ बता दिया। अब पब्लिक यहाँ पे क्या करेगी, अगर पब्लिक डिपॉजिट नहीं करवाएगी बैंक में, अगर बैंकों की कंडीशन खराब है, पब्लिक क्यों डिपॉजिट करवाएगी उस बैंक में, नहीं करवाएगी, तो बैंक क्या हो जाएगा बेचारा, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी बैंक की, तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि डिपॉजिट करवाना जरूरी है, तभी तो कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, पब्लिसिटी। अब अगर हम बात करें मॉरल सुएशन की, मॉरल सुएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि जो आरबीआई ने बोला है, जो आरबीआई ने जितनी भी रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें बताई है वो फॉलो करो। कौन फॉलो करेगा, कमर्शियल बैंक को बोला है आरबीआई ने, ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा। जो मैंने बैंक रेट बोला है, जो भी मैंने सारी चीजें बोली है, ठीक है, उसको फॉलो करो सिंपली। डायरेक्ट एक्शन में अगर नहीं फॉलो किया ना, डायरेक्ट एक्शन ले लेंगे तुम्हारे खिलाफ, कमर्शियल बैंक को जाएगा सीधा नोटिस। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को क्या जाएगा, नोटिस जाएगा, डायरेक्ट एक्शन। नहीं फॉलो किया, फ्रॉड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो उठपटांग, आरबीआई ने बोला है बैंक रेट रखो 6%, कमर्शियल बैंक रख रहा है 7%, आरबीआई ले लेगा डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, क्यों नहीं फॉलो किया, बस यही था जी हमारा आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। अब बताओ मुझे किसी का कोई डाउट यहाँ पर, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन देख लेना प्लीज एक बार, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम इंक्रीज कर रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन्स की क्या हो रहा है हमारा, डिफ्लेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्यों इंक्रीज करें, इन्फ्लेशन की कंडीशन में जब मार्केट में बहुत ज्यादा मनी है। डिक्रीज क्यों करें, हम नहीं यार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिक्रीज क्यों करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मार्केट में पैसा ही नहीं है। बहुत अच्छे से समझ आ गया, ओके, सो थैंक यू सो मच। बस मेरा मकसद यही था कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में गलत तो नहीं करोगे। एसएलआर पूछा जाएगा, की पॉइंट क्या है, गोल्ड, सिक्योरिटी एंड कैश। लिक्विडिटी किस तरह से मेंटेन करनी है, और जरूरी नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही देना है, जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास भी रख सकते हैं मेंटेन करके, जितना आरबीआई ने बोला है 18% है अभी। और सीआरआर का रेट क्या है, 3 to 15% है, वो बैंक को देना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके, और बैंक रेट आपका डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपके क्वांटिटेटिव है, ओपन मार्केट में सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका कि जो आपका बेसल नॉर्म्स है ना, ये बेसल नॉर्म्स आपका क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बेसल नॉर्म, बेसल नॉर्म आपका सारे के सारे जो हमारे इंडिया के फॉरेन के बैंक्स है ना, उनके लिए आई थी आपकी बेसल नॉर्म। अगर मैं नॉर्म्स की बात करूं तो आपको पता है नॉर्म्स क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस होती है। ठीक है, ऐसे रूल्स ऐसी रेगुलेशन जो हर एक बैंक को फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, बेसल नॉर्म में ये था कि ऐसे रूल्स और ऐसी रेगुलेशंस बनाई जाए जो इंडिया के बैंक हो, फॉरेन के बैंक हो, सबको फॉलो करनी पड़ी। क्या होता था कि मान लो चेक इश्यू किया है, ठीक है, अगर चेक इश्यू किया है, अब इंडिया में चेक को बोला है कि ये ना 31 मार्च को इशू कर देना, ठीक है, लेकिन फॉरेन आपको पता है एक दिन पीछे एक दिन आगे चलता है, फॉरेन में तो 1 अप्रैल हो गया वहां पे इस कंडीशन में। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे ना बैंकों के बीच में, इसलिए आई थी बेसल नॉर्म। समझ पा रहे हो, अभी प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो सभी। वी वांट जीआरएफ इन जून 2024, जल्दी से जल्दी सभी कमेंट कर दो।
इट ऑल्सो रेफर टू बेजल अकॉर्ड और बेजल गाइडलाइन ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, बैंकिंग सुपरविजन के लिए आई है आपकी बेजल नॉर्म कि बैंक की क्या देख रेख की जाए, सारी चीजें। ठीक है, इंडिया के बैंक हो, बाहर के बैंक हो। ओके, कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था बेजल नॉर्म को, और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने बेजल नॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो बेसल एक कमेटी थी और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जितने भी रूल्स रेगुलेशन है रिगार्डिंग बैंकिंग वो फॉलो किए जाए, सारे के सारे बैंक उसको फॉलो करें। ठीक है, तो पहली बात क्या है, इट ऑल्सो रेफर टू बेसल अकॉर्ड्स और बेसल गाइडलाइन ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, ये की पॉइंट है। दीज गाइडलाइन आर फॉर्मुलेटेड बाय द बेसल कमिटी, मैंने क्या बोला, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन आपकी। ठीक है, तो BCBS बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन फॉर्मुलेटेड बाय द बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये फुल फॉर्म पूछी गई है। BCBS की क्या फुल फॉर्म है, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। दीज नॉर्म क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस आर फॉर इंडिविजुअल बैंक, हर एक बैंक, एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सिफी, ये भी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मीन्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आपकी क्या आई थी, बेजल नॉर्म्स आई थी, क्योंकि हमारे इंडिया में और हर जगह कहीं ना कहीं आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, और बहुत भयंकर वाले आए थे। कब आए थे आपके फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके 2007 और 2008 में। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे बहुत भयंकर वाले। इन इंडिया दीज नॉर्म आर इम्प्लीमेंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, मीन्स अगर मैं बात करूं जो बेजल नॉर्म थी हमारे इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली थी। बेजल जो नॉर्म थी हमारे इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली थी। बेजल नॉर्म का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। प्लीज ध्यान देना मेरी बातों को, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ चीजें आपको मुझे लिखवानी है। कुछ कंट्रियों ने, मैंने बोला, इसको एक्सेप्ट किया था, कुछ ने नहीं किया था, लेकिन इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था बेजल नॉर्म को। और बेजल कमेटी के द्वारा आपकी क्रिएट की जाती है आपकी बेजल नॉर्म्स। ठीक है, और इसका जो सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो है आपका बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। हेडक्वार्टर जो है इसका वो है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लिख लो प्लीज एक बार। स्विट्जरलैंड में। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, तो प्लीज नोट डाउन करते रहो। India, these norms are implemented by the Reserve Bank of India as of now. The committee has come up with Basel 1, Basel 2 and Basel 3. Very very important. अब इस कमेटी में कितनी बेजल्स बनी थी, 3 बेजल्स बनी थी, बेजल 1, बेजल 2 एंड बेजल 3। इनको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेजल 1 में क्या आएगा, बेजल 2 में क्या आएगा और बेजल 3 में क्या आएगा, और इनके ईयर भी पूछे जाते हैं। RBI began implementing Basel 1 in 1992। ठीक है, 1992 में आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया था बेजल 1 को, एंड बेजल 2 को इंप्लीमेंट किया था आरबीआई ने 2009 में। आरबीआई ऑल्सो इशूड गाइडलाइन ऑन इम्प्लीमेंटिंग बेजल 3 इन अ फेज्ड मैनर। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपकी बेजल नॉर्म्स की, लोकेशन बेजल स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और 10 कंट्रीज थी जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था बेजल नॉर्म को। ठीक है, इन 1974, ये भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें बेजल 1, ठीक है, जो मैं लिखवाऊंगी ना वो लिखते रहना, वो एग्जैक्टली होगा, करेक्ट होगा, लेकिन सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर नोट्स में दिया हो ना वो थोड़ा सा मुझे भी चेक करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, अब देखो बेजल 1, बेजल 1 जो है आपकी, ये कब आई थी आपकी, मेनली 1988 में। कब आई थी, 1988 में। इतना लिख लो सभी प्लीज। और इंडिया ने कब इसको एक्सेप्ट किया था, इंडिया ने इसे एक्सेप्ट किया था 1
1,999। अब ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर पूछा जाएगा बेसल 1 इज एस्टेब्लिश्ड, ये आ जाएगी आपकी 1988 में। इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? 199 में, ठीक है, 1999 में। क्लियर है सबको? कब बना था जी बेसल नॉर्म? बेसल नॉर्म मेनली आपका 1974, 10 कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया था और इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में। अब अगर हम बात करें बेसल वन क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द बेसल कैपिटल अकॉर्ड, भी इसको बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एज पर बेसल वन ऑल बैंक्स वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैपिटल एडुकेसी रेशियो, ठीक है, CAR। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। और कितनी मेंटेन करनी थी? 8% मेंटेन करनी थी। कितनी परसेंट? 8%। अब कैपिटल एडुकेसी रेशियो समझना कि क्या होता है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो, अब जब आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, ठीक है, करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो राहुल जी आप, ठीक है। बेजल करवा रही हूँ आपको, तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना प्लीज एक बार, ठीक है। बेजल 1 करवा रही हूँ, मेनली आपकी बेजल 3 है, बेजल 1, बेजल 2 एंड बेजल 3, ठीक है। तो जब आप अपना यस करते हो बैंक में अपना पैसा, तो क्या आपको ये डर है कि मेरा सारा पैसा जो है वो डूब जाएगा जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेजल 1 में क्या कहा गया था कि बैंक को, अगर बैंक इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, ठीक है, बैंक मान लो दिवालिया छा गया, तो भी जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है वो बैंक को देना ही पड़ेगा। तो उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अपने पास 8% रखनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक लोन दे देता है किसी को, ठीक है, मान लो कैपिटल उसकी 5 करोड़ है, ठीक है, और लोन वो 100 करोड़ दे देता है, ठीक है, तो उसको 8% मीन्स 5 करोड़ का उसको 8% रखना पड़ेगा मेंटेन करके अपने पास, कोई भी बैंक क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हमारी कैपिटल एडुकेसी रेशियो, ये डिपॉजिटर्स को लॉस ना हो। अगर किसी ने अपना पैसा बैंकों में जमा किया है, तो अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो कम से कम जो लोगों ने पैसा जमा किया है वो तो उन्हें वापस मिले। क्लियर है सबको? कार मीन्स कैपिटल एडुकेसी रेशियो कितना है? 8% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। लेकिन जो हमारा इंडिया है ना, हमारा इंडिया क्या बोलता है? 9% रखो। इंडिया क्या बोलता है कि 9% रखो। बेसल नॉर्म बोलती है 8%, इंडिया ने बोला 9% हम मेंटेन करके चलेंगे। Capital adequacy ratio is the minimum capital requirement of a bank and is defined as the ratio of capital to risk weighted asset। अब जो हमारे रिस्क वेटेड एसेट होते हैं, जब हम जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करवाता है, एक होता है लो रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क और एक होता है हाई रिस्क, ठीक है, इस पे लोन देता है बैंक। ओके, risk weighted asset is a asset weighted or classified according to the risk default profile. It is also classified bank capital into tier 1 and tier 2 capital। अब आपका यहाँ पर हम tier 1 and tier 2 capital पढ़ने वाले। tier 1 capital आपका कौन सा capital हो जाता है? core capital इसको बोला जाता है, ठीक है, of banks and is more permanent in nature। example equity capital, disclosed reserve etc। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इक्विटी कैपिटल, डिस्क्लोज्ड रिजर्व एक्सेट्रा, ये हो जाएगा आपका टीयर 1 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल की बात करें तो ये आपका सप्लीमेंट्री है, ठीक है, इन नेचर एंड इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, और ये फ्लक्चुएट होता है, घटता बढ़ता है। मींस एग्जांपल अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व और क्यूमुलेटिव एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया अडॉप्टेड बेसल 1 गाइडलाइन इन 1999, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो बस इतना सही था आपका बेसल 1 में। कैपिटल एडुकेसी रेशियो को मेंटेन करना है, कितना? 8% मेंटेन करना है। कब आई? 1988 में। इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? 1999 में, ठीक है। यहाँ पर आपका टीयर 1 कैपिटल दिया गया था, ठीक है, जिसमें कि हमारा इक्विटी शेयर और इक्विटी कैपिटल एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व आ जाएंगे, और टीयर 2 कैपिटल दिया था जिसमें कि हमारा अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व एंड क्यूमुलेटिव एंड नॉन रिडीमेबल रिजर्व आ जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है। क्लियर है सबको? इतना सा था आपका बेसल 1। अब हम बात करते हैं बेसल 2 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बेसल 2 है ना, ये बड़ा खराब था, इसने 3 पिलर और दे दिए। कितने पिलर दिए? 3 पिलर दिए, और हमारा सिलेबस बढ़ा दिया इसने, बेसल 2 ने। अब हम देखेंगे कि बेसल 2 आपकी कब आई थी। ये इशू हुई थी आपकी 2004 में, ठीक है। बेसल 2 आपकी जो इशू हुई थी वो 2004 में हुई थी,
एंड इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 2009 में। मीन्स इंडिया ने ना हर चीज सोच समझ के करी, 2009 में अडॉप्ट किया था। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। इट इज रिवाइज्ड कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ 1988। इट कंप्राइज 3 पिलर। मैंने क्या बोलता, 3 पिलर दिए इसने, बड़े इंपॉर्टेंट। पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि पिलर 1 क्या है, पिलर 2 क्या है और पिलर 3 क्या है। ये आगे पीछे दिया हो सकता है, पिलर 1 को पिलर 3 बताया हो सकता है इन्होंने मार्केट डिसिप्लिन, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पिलर 2 को इन्होंने बताया होगा मिनिमम कैपिटल, एनटी वालों ने, गलत हो जाएगा। पिलर 3 को सपोज इन्होंने बताया होगा सुपरविजन, गलत हो जाएगा। ये आगे पीछे दिया होता है बहुत बार। पहली बात तो आपको बेजल 2 में ये पता होना चाहिए 2004 में, और इंडिया ने अडॉप्ट किया 2009 में। और इसके 3 पिलर थे। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की, देखो इतना तो कैपिटल रखना पड़ेगा, वही 8%। ठीक है, इतना तो रखना पड़ेगा कैपिटल, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, 8% तो रखना पड़ेगा, वही कार। ठीक है, सेकंड था सुपरवाइजरी रिव्यू, कि बैंकों को सुपरवाइज करना, उनको देखना। ठीक है, रेगुलेटरी सुपरवाइजर, यहाँ पे क्या था, टाइम टू टाइम बैंकों को रिव्यू करना। ठीक है, टाइम टू टाइम बैंकों का क्या करना, रिव्यू करना। मार्केट डिसिप्लिन क्या था आपका, इट इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि डिस्क्लोज करना। ठीक है, बैंक की जो भी रिपोर्ट है सारी की सारी चीजों को डिस्क्लोज करो, बताओ, मीन्स कुछ भी छुपाया नहीं होना चाहिए, सिंपल। अब अगर हम बात करें 3 पिलर्स ऑफ बेसल 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये ना बेसल 3 के लिए भी आपके के लिए क्या हो जाएगी, हेल्पफुल हो जाएगी अगर आपने किया होगा। बेसल 3 में सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करनी थी इन पिलर्स को, और कुछ भी नहीं करना था, इंप्रूवमेंट करना था, स्ट्रेंथनिंग करनी थी, और कुछ भी नहीं करना था। बेसल 3 आपकी बहुत ईजी है। ठीक है, आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो बेसल 1 बेसल 2 है, बेसल 3 तो आपकी इन्हीं से ही हो जाएगी अगर आपको 1 और 2 आ जाती है। अब अगर हम बात करें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना कितना होना चाहिए, 8% होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा आपका क्रेडिट रिस्क, एक आ जाएगा आपका ऑपरेशनल रिस्क, और एक आ जाएगा आपका मार्केट रिस्क। ठीक है, क्लियर है सबको इतना। 3 टाइप ऑफ रिस्क इंक्लूड हो जाएंगे आपके, कितने, 3 टाइप ऑफ रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, सेकंड साउंड इंटरनल प्रोसेसेस टू इवेल्युएट रिस्क। ठीक है, एंड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग, मीन्स कि बैंकों को क्या करना है, रिव्यू करना है, कि ऐसा तो नहीं है कि बैंक बहुत ज्यादा रिस्क में चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उसने 8% जो कैपिटल हमने बोली है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसने मेंटेन ही नहीं करी है। ठीक है, तो रिव्यू करना बैंकों को कि बैंकों की जो हालत है वो सही भी चल रही है कि नहीं चल रही है। ओके, मैं लिख नहीं पाऊंगी, फिर 1 मिनट में लिख लूं उसके बाद बताती हूँ। बेसल 3 सॉरी पिलर 3 में मार्केट डिसिप्लिन एंड पब्लिक डिस्क्लोजर, बस ये की पॉइंट है। पीरियोडिक डिस्क्लोजर होना चाहिए, बैंक रिस्क प्रोफाइल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये पता है ना आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमने पढ़ा था टूल्स में, जब आरबीआई के टूल्स हमने पढ़े थे, तो उन सारी चीजों को क्या करो, बताओ। सीआरआर बताओ, एसएलआर बताओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन बताओ। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन अगर कुछ लिया है वो बताओ, मॉरल सुएशन बताओ। ठीक है, और आपका मार्जिन अगर आपने कुछ रखा वो बताओ, मीन सारी चीजें बताओ। ठीक है, डिस्क्लोज करो। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, द ऑब्जेक्टिव इज टू इन्फॉर्म पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब कर देते हैं जी आप लोगों के लिए जूम स्लाइड। ठीक है, ये लो 3 पिलर्स ऑफ बेसल सेकेंड। पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन, पिलर सेकंड सुपरवाइजर। ठीक है, रेगुलेटरी सुपरवाइजर भी बोला जा सकता है। पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क आएगा। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में बहुत बार पूछा जाता है, जो कैपिटल है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से पार्ट में, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, क्लियर है सबको इतना, जल्दी से मुझे बताओ। चलिए अब नेक्स्ट, पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट।
इट सेट्स एमसीआर फॉर क्रेडिट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, एमसीआर, ठीक है। मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, जो हमारी कैपिटल है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई, एक तो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। एज पर सेकंड द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वही 8% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट। द रिस्क वेटेड एसेट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट बेस्ड ऑन देयर रिस्क प्रोफाइल, ठीक है, बता दिया। द कैपिटल रेशियो इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द रेगुलेटरी कैपिटल, ठीक है। द टोटल कैपिटल रेशियो मस्ट नॉट बी लोअर देन 8, ये बता दिया मैंने, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ये वही बात करी है इन्होंने जो हमने बेसल 1 में पढ़ा था। इट ऑल्सो एक्सटेंड बैंक कैपिटल टू टीयर 3 कैपिटल एग्जिस्टिंग टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, ठीक है। ये उतना खास नहीं है अभी। सुपरवाइजर रिव्यू क्या है? इट फोकस ऑन सुपरविजन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इम्प्लीमेंटिंग पिलर 1 गाइडलाइन। अंडर इट बैंक्स वर रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। अगर ये पूछा गया ना एग्जाम में कि बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक कौन बोलता था, आपका राइट आंसर हो जाएगा पिलर 2, सुपरवाइजरी रिव्यू बोलता था, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक कौन बोलता है? सुपरवाइजरी, ठीक है। जब ये सुपरवाइज करते हैं तो ये बोलते हैं कि हाँ इसको रिव्यू किया जाए। Market discipline, it is designed to promote greater stability in financial system. It increase the disclosure requirement, ठीक है। मार्केट डिसिप्लिन में एक ही पॉइंट है डिस्क्लोज, ये शब्द तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। बैंक्स नीड टू मैंडेटरी डिस्क्लोज देयर CAR कैपिटल एडुकेसी रेशियो 8%, उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रिस्क एक्सपोजर एक्सेप्टर टू द सेंट्रल बैंक मीन्स RBI को उन्हें बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उन्होंने मेंटेन किया है। अगर किया है तो दिखाओ, 8% दिखाओ RBI को, ठीक है। बेसल थर्ड की अगर हम बात करें, द फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 और 2008 में क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गए थे। शॉर्ट कमिंग इन द बेसल नॉर्म्स देयर फॉर द प्रीवियस अकॉर्ड, प्रीवियस कौन से थे हमारे, जो 3 पिलर है ना हमारे, ठीक है, जो 3 के 3 पिलर है ना बेसल सेकंड में, उनको स्ट्रेंथ किया जाए, स्ट्रेंथन, ठीक है, उनको इम्प्रूवमेंट किया जाए, उनमें और ज्यादा काम किया जाए। देखो बेसल सेकंड एंड बेसल थर्ड, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, एनहांस मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। एनहांस का मतलब क्या होता है कि इनको स्ट्रेंथ किया जाए, इनको बढ़ाया जाए, ठीक है, इनमें इंप्रूवमेंट किया जाए, ज्यादा ध्यान दिया जाए। पिलर सेकंड सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, एनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस फॉर फर्म वाइड। अब देखो जहां पे एनहांस आ गया ना, या इंक्रीज आ गया, या इंप्रूवमेंट आ गया, या स्ट्रेंथन आ गया, वो बेसल 3 हो जाएगा। तो बेसल 3 इजी है, अगर आपको बेसल 1 आ जाती है, बेसल 2 आ जाती है, बेसल 3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पिलर 3 डिस्क्लोजर और मार्केट डिसिप्लिन, इनहांस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन, बस इतनी सी कहानी है। बाकी आपका बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 कंप्लीट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बहुत स्लो है रीचा पनवर जी, अगर आप मेरी सुबह वाली क्लास अटेंड करते तो आपको पता लगता है कि स्पीड होती क्या है, बहुत ज्यादा स्लो बता रही हूँ। अब बोलो मुझे यही कवर करना है कि हमने पूरा सिलेबस कवर करना है? एनपीए भी करवाना है अभी, वो भी बहुत बड़ा है। वही बात है प्रियंका जी, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, बस वही है। ये भी सिर्फ एनहांस शब्द यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ गया और कुछ भी नहीं है। ये लो, बेसल 3 में एनहांस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन, बेसल 3 में पिलर 2 में एनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू, पिलर 1 में एनहांस मिनिमम कैपिटल रेशो, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेसल सेकंड वही आपके 3 पिलर जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं आपका, ये क्या हो गया, बेसल 1। यहाँ पे मैंने बिल्कुल आपको सिंपल सा दिया है, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना। आई 1988 में थी बट इंडिया ने अडॉप्ट किया था। It defined capital and structure of risk weighted of bank and focused on credit risk पे ये फोकस करती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 8%, ठीक है। अडॉप्टेड इन 2004, और आई कब थी आपकी, नहीं आई 2004 में थी ये, और इंडिया ने अडॉप्ट 2009 में किया था। इंडिया ने अडॉप्ट 2009 में किया था। इट डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, कैपिटल रिस्क, किसके अंडर, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंडर, ठीक है। इट्स 3 पिलर वर एज फॉलोज, 3 पिलर इसने दिए थे। बेसल 3 आपकी द न्यू स्टैंडर्ड विल कम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 2023, रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ये बता दिया। की डिफरेंस क्या है बेसल सेकंड एंड बेसल 3 में? बेसल थर्ड फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब मोर ऑफ कॉमन इक्विटी, creation of capital buffer, introduction of leverage ratio, introduction of liquidity coverage ratio and net stable funding ratio.
लिवरेज रेशो, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, नेट स्टेबल फंडिंग, ये पढ़ लेना एक बार खुद से, ठीक है। रिस्क, एक और मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया, ये आपको खुद पढ़ना होगा कि रिस्क क्या होता है, ठीक है। एंड टाइप ऑफ रिस्क क्या क्या होता है, एक होता है आपका लिक्विडिटी रिस्क, एक होता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक होता है आपका मार्केट रिस्क, ठीक है। क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क होता है। क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि लोन लिया और लोन दिया ही नहीं वापस, ठीक है, तो क्रेडिट हो गया। और एक होता है आपका ऑपरेशनल रिस्क, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये मैंने पूरी पीपीटी आपको दी है नोट्स, ठीक है, ये पढ़ लेना खुद से, ये खुद पढ़ना पड़ेगा, सॉरी क्योंकि टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ा सकती, ये पढ़ लेना बस। ये टाइप्स पढ़ लेना, लिक्विडिटी रिस्क क्या है, इंटरेस्ट क्या है, डिफॉल्ट वाला क्या है आपका, ऑपरेशनल क्या है, बस इनकी मीनिंग देख लेना एक बार हल्का हल्का, ठीक है, हल्का हल्का सा मीनिंग देख लेना, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके जी, अभी मुझे बताओ बेसल सेकंड में हमारे कितने पिलर हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते, क्विक रिवीजन विद नेम बताओ। बेसल 3 में भी वही पिलर आएंगे, बस स्ट्रेंथनिंग किया गया, उन पिलर को एनहांस किया गया, और ईयर कर लेना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 पिलर है, ठीक है, विद नेम। कर लेना, ये रिवीजन पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। बेसल में से बेसल 1, बेसल 2, बेसल 1 स्पेशली फॉर क्रेडिट रिस्क, ठीक है, और बेसल सेकंड में तो आपका क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, तीनों रिस्क आ जाएंगे, ठीक है। एमसीआर, ठीक है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरविजन, ठीक है, रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन में एक शब्द याद रखना, डिस्क्लोज, डी फॉर डिसिप्लिन और डी फॉर डिस्क्लोज। सुपरवाइजरी में एक शब्द याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है, ये की पॉइंट है। और एमसीआर में रखना क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ये भी सीक्वेंस वाइज करना, क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल। अब हम बात करते हैं एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या आपने कभी बैंकों से लोन लिया और लोन लेकर आपने किस्तें ना दी हो, ईएमआई ना दी हो, क्या ऐसा है कोई, या आपके हस्बैंड हो या आपकी फैमिली में हो कोई, लोन तो ले लिया बट लोन की जो ईएमआई थी, किस्तें थी, ना इंटरेस्ट पे किया ना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, लिया है कभी लोन? नो, ठीक है, वेरी गुड। अब सुनना प्लीज ध्यान से, व्हेन अ पर्सन डिले द पेमेंट ऑफ द लोन और एन अमाउंट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ ना, चलो मैं बता देती हूँ आपको, इतना टाइम नहीं जितना आपसे पूछूंगी। एक होती है एसेट्स, एक होती है लाइबिलिटीज, यस या नो। जब आप डिपॉजिट करते हो ना बैंक में, क्या डिपॉजिट करोगे, मनी, तो ये बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि ये आपका पैसा है, ठीक है, जो बैंक को आपको वापस देना होगा, ठीक है, तो ये क्या लाइबिलिटी। लेकिन जब बैंक लोन देता है किसको, पब्लिक को, ठीक है, तो ये बैंक के लिए क्या है, लोन, एसेट है, क्योंकि ये उसकी संपत्ति। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैपटॉप है तो ये क्या है, आपका एसेट है। आपके पास फोन है, ये क्या आपका एसेट है। आपके पास घर है, ये क्या आपका एसेट है। लेकिन अगर आपको लैपटॉप पे, अगर कोई मान लो आपका फोन आपका दोस्त लेकर जाता है, आपकी फ्रेंड लेकर जाती है, तो उसके लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि उसे आपका फोन आपको वापस देना पड़ेगा, यस या नो, जल्दी से मुझे बताओ। लोन क्या है, बैंकों के लिए एसेट्स है, ये बैंकों के लिए क्या है, इनकम है, यहाँ से वो पैसा कमाते हैं इंटरेस्ट के रूप में। अब जो एनपीए है, एनपीए में क्या हो जाता है कि बेचारे जो बैंक होते हैं ना, वो लोन तो दे देते लोगों को, बट लोग ना लोन ही ईएमआई नहीं पे करते टाइमली। अब क्या टाइम है कि क्या मतलब कितने दिन हो गए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लोन लिया, पर्सन ए ने, 90 डेज हो गए उसने पेमेंट ही नहीं करी है, ना तो उसने इंटरेस्ट पे करा है, ना ही उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है। इस केस में क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा उसका अकाउंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है एग्जाम में, क्या हो जाएगा, एनपीए। इसको बोला जाता है आपका सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड। अगर आपने टाइमली पेमेंट करी है, ठीक है, टाइमली आपने ईएमआई दी है, किस्तें दी है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड में, जिसका अकाउंट है वो क्या स्टैंडर्ड में है। अब मुझे बताओ एनपीए से क्या होता है, सीधा आपका हिट करती है सिबिल स्कोर, और कोई भी बैंक फिर आपको लोन नहीं देगा,
सीधा हिट करेगी सिबिल स्कोर। और ये किस किस तरह से होगा अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया ओवरव्यू सा। अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है इट मीन्स की अच्छा है, अगर सब स्टैंडर्ड है इट मीन्स की पेमेंट नहीं हुई है, एनपीए में चला गया है अकाउंट, इसलिए वो सब स्टैंडर्ड हो गया है। क्लियर है सबको, समझ रहे हो। एनटीए वाले ये भी कंफ्यूज करेंगे स्टैंडर्ड या फिर सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड मतलब एनपीए में गया, स्टैंडर्ड मतलब टाइमली आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। सब स्टैंडर्ड मतलब आपने टाइमली पेमेंट नहीं करी है। ओके, तो स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड में प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब सुनो ध्यान से, व्हेन अ पर्सन डिले द पेमेंट ऑफ द लोन और एन अमाउंट विच वाज ड्यू ऑन हिम थ्रू द डिले इन पेमेंट इन आइदर इंटरेस्ट, ठीक है, बोथ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ईएमआई मींस, और प्रिंसिपल अमाउंट, दैट पर्टिकुलर लोन और अमाउंट इज टर्म्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए में चला गया जी उसका अकाउंट, ठीक है। अब क्या क्या होने वाला है बेचारे के साथ जिसका एनपीए में चला गया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैंक फ्रॉड एंड एनपीए। अब बैंक फ्रॉड और एनपीए, ये मत सोचना कि जो आपका एनपीए है और जो बैंक फ्रॉड है वो सेम है, डिफरेंस है। बैंक फ्रॉड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन, ठीक है। ये क्या है, लोन आपने लिया है और हो सकता है आपके पास पैसे ही ना हो, ठीक है, या आप डूब गए या कुछ भी। व्हेन वेयर इन इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। ये जो 90 डे, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 90 दिन। हाँ, एनपीए बैंक से पैसे लेकर खा जाना है, ठीक है। और फ्रॉड तो फिर आपका क्रिमिनल ऑफेंस हो गया ना। इन पीरियड 2004 से 2009 में क्या हुआ, देयर वाज अ ह्यूज ग्रोथ इन द इकोनॉमी विच लेड टू फर्म टेकिंग बैंक लोन वेरी एग्रेसिवली। 2004 से 2009 की अवधि में अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण कंपनियों ने बहुत आक्रामक तरीके से बैंक ऋण लेना शुरू कर दिया था। अधिकांश निवेश सड़क, बिजली, विमानन, इस्पात जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में था। कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य, उनकी क्रेडिट रेटिंग का विश्लेषण किए बिना बैंकों द्वारा ऋण देने के मानदंडों में ढिलाई बरती गई। अब उन्होंने क्या किया कि उनकी क्रेडिट रेटिंग चेक ही नहीं की, ठीक है, कि भाई इनके तो बुरे हाल है, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है ना उससे पता लग जाता है उसका सिबिल स्कोर से। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 3 क्लासिफिकेशन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने बेसल सेकंड और बेसल हमने थर्ड में क्या देखा कि 3 पिलर थे, तो एनपीए में भी आप 3 पिलर ही बोलो, ठीक है। क्लासिफिकेशन बोलो, 3 पिलर बोलो, 3 पिलर है एनपीए में, ठीक है। जहां पर बताया गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, कितने हैं, 3 पैरामीटर है। क्लासिफिकेशन या पिलर बोलो, पिलर इस तरह से आपको याद रह जाएगा। बेसल में भी 3 पिलर है, सेकंड और थर्ड में, और एनपीए में भी 3 पिलर है। कुछ नहीं, बस खास कुछ नहीं था प्रियंका जी, ये जो अभी बताऊंगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। देखो, सब स्टैंडर्ड एसेट पूछा जाता है। अगर ओनली स्टैंडर्ड पूछा गया, प्लीज ध्यान दो मेरी बात पे, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम के टाइम में। स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड में दिन रात का फर्क है, ठीक है। स्टैंडर्ड पूछा गया इट मीन्स कि आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, ईएमआई दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट सब कुछ टाइमली कर रहे हो, स्टैंडर्ड। लेकिन अगर सब स्टैंडर्ड हो गया इट मीन्स देयर आर द एसेट विच हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेस देन 12 मंथ की अगर बात आएगी कि आप 90 दिन से, एक 90 दिन कितना हो जाता है आपका 3 मंथ। तो एग्जामिनर एनटी वाले आपको ये भी परेशान कर सकते हैं, 90 डेज ना दे करके वो बोले 3 मंथ। तो ये मत बोलना मैम हमने तो 90 दिन पढ़े थे, 3 मंथ तो हमने पढ़ा ही नहीं था, आप क्या करें, तो 3 मंथ हो जाएगा। 90 डेज से लेकर अगर आपका लेस देन 12 मंथ है जहां पर पेमेंट नहीं करी है लोन ले करके, सब स्टैंडर्ड एसेट आ जाएगा। अगर आपका 12 मंथ हो गए, ठीक है, 12 मंथ हो गए, इफ द एसेट इज इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ हो गए, डाउटफुल एसेट्स में आ जाएगा। और अगर अबव 12 मंथ हो गए, लॉस एसेट में आ जाएगा। इज इट क्लियर? These assets are of little value. It can no longer continues as a bankable asset. There could be some recovery value. ठीक है, above 12, less than 12 and 12 month. इतना क्लियर है? ये एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ना, 12 मंथ और बिटवीन 12 और आपका अबव 12, ये पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार। और ये टाइप
क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सबको क्लियर है? यस या नो, जल्दी से बताओ प्लीज। यस या नो प्लीज जल्दी से बताओ। यस, ओके, गुड। वट आर द इम्पैक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट? अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बैंक वॉन्ट हैव सफिशिएंट फंड फॉर अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी टू मेंटेन अ प्रॉफिट मार्जिन। सिंपल सी बात है, अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ, अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ। क्या होता है ना कि जब मान लो अकाउंट ना किसी बंदे का एनपीए में चला गया, सबसे पहली बात होती है कि उसका जो सिबिल स्कोर है ना हिट हो जाएगा, मतलब सिबिल स्कोर जो है ना उसका वो खराब हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? मान लो एसबीआई से आपने लोन लिया, ठीक है, एसबीआई से आपने लोन लिया और आपने पेमेंट नहीं करी। अब सब स्टैंडर्ड में भी चले गए, डाउटफुल में भी चले गए, लॉस में भी चले गए। एसबीआई ने क्या किया? रिपोर्ट बनाई आपके नाम की, ठीक है, आपके नाम की रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना करके बोला कि भाई एनसीएल हो गया है। एनसीएल क्या होता है? नेट क्रेडिट लॉस हो गया है। किसको? एसबीआई को। एनसीएल क्या हो गया? नेट क्रेडिट लॉस हो गया और इस बंदे का जो अकाउंट है वो एनपीए में चला गया है। ये बोला एसबीआई ने। और किसको दी ये रिपोर्ट बना करके? आरबीआई को। यहाँ बना देते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? जो सिबिल स्कोर होते हैं ना, जो सिबिल स्कोर बनाते हैं, सिबिल कमेटी जो होती है, उसको जाकर इस बंदे की रिपोर्ट दी और इसका सिबिल स्कोर हो गया डाउन। अब इसको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। जब भी आपको लोन लेना होता है हमेशा आपका सिबिल स्कोर चेक करता है कोई भी बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, फिर चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, कोई भी क्यों ना हो। हमेशा आपका कि यार इसका तो करेक्टर ही खराब है, ये तो पहले से डिफॉल्टर है। पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि बैंक आपको बोलेगा कि चल यार सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है, विल ऑफर अ सेटलमेंट। तो ब्लैंक स्लाइड नहीं है मेरे पास। इतना समझ आया जो मैंने बताया? जल्दी से मुझे बताओ। एनपी आपका भी खत्म होने वाला है, ठीक है, अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गए, बाकी आपका इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। 3 क्लासिफिकेशंस आएगी और ये पूछा जा सकता है। देखो पहली बात क्या हो जाएगी? विल हिट सिबिल स्कोर। सेकंड क्या हो जाएगा? विल ऑफर अ सेटलमेंट। बैंक क्या करेगा? ऑफर देगा आपको, विल ऑफर अ सेटलमेंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? टेक ओवर द एसेट। अगर आप नहीं पेमेंट करते हो तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा, अगर आपका सब स्टैंडर्ड में चला गया, डाउटफुल और लॉस में चला गया, सिबिल स्कोर खराब, कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। अब वो आपको एक ऑफर देगा कि चल मान ले तूने 1 लाख का लोन लिया है ना, कोई बात नहीं, तू मुझे 95,000 दे दे, सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर आपने 95,000 दे भी दिया, ठीक है, तो भी आपका सिबिल स्कोर खराब ही रहेगा। अगर आप पूरा का पूरा 1 लाख दे देते हो तो जाकर आपका अकाउंट आएगा किसमें? जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी से मुझे बताओ। प्रियंका जी, ये मैं आपको करवा रही हूँ कि बैंक जो है ना वो सिबिल स्कोर आपकी, देखो आपने एसबीआई से लोन लिया और आपने एसबीआई से लोन लेकर के नहीं दिया एसबीआई को वापस, एसबीआई एक रिपोर्ट बनाएगा और आपके नाम की रिपोर्ट भेजेगा, किसको? आरबीआई को भेजेगा, ठीक है। और एसबीआई क्या बोलेगा? मेरा जो लॉस हुआ है, एसबीआई का क्या लॉस होगा? एनसीएल, इसको बोलते हैं नेट क्रेडिट लॉस, ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि ये डिफॉल्टर है। उस केस में आपका विल हिट सिबिल स्कोर हो जाएगा, ठीक है, आपका जो सिबिल स्कोर है खराब हो जाएगा। और बैंक एक काम कर सकता है कि आपको ऑफर दे सकता है सेटलमेंट के लिए। अगर तो आपने 1 लाख लोन लिया था, 95,000 आपने पे कर दिया विद इंटरेस्ट और एरियर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट ईएमआई सब कुछ आपने पे कर दिया एक ही बार में। सपोज आपके पास इतना पैसा आ गया बट आपने 95,000 ही, हाँ, तो हो जाएगा। तब तो आपका सिबिल स्कोर खराब ही रहेगा। बस ये है कि चलो आप आजाद हो गए, छूट गए, पर कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा सेटलमेंट के केस में। अगर आपने ये किया कि आपने पूरा का पूरा वापस दे दिया 1 लाख, तो आपका स्टैंडर्ड में आ जाएगा आपका अकाउंट, आपका सिबिल स्कोर वो शो करना शुरू हो जाएगा कि सिबिल स्कोर ठीक हो गया इस बंदे का। अगर मान लो सिबिल स्कोर भी खराब,
सेटलमेंट भी नहीं, आप नहीं मानते, आपके पास है ही नहीं पैसा, कहाँ से दोगे? बैंक क्या करेगा? टेक ओवर द एसेट। मान लो आपने कार लोन लिया होगा, ठीक है, कार ही लेकर आएगा आपके घर बैंक और कार लेकर चला जाएगा। क्लियर है सबको इतना? सिबिल स्कोर सबसे पहले वो हिट करेगा। अब जब सिबिल स्कोर हिट होती है ना, तो बंदे को ये हो जाता है, यार मेरी सिबिल खराब होगी, मेरी सिबिल खराब होगी, अब लोन नहीं मिलेगा। 90 डेज का टाइम मिलेगा आपको, तब तक आपकी सिबिल ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपने नहीं पेमेंट कर रहे हो, सीधा सिबिल स्कोर हिट हो जाएगा। सिबिल स्कोर हिट हो गया, आपका करेक्टर खराब हो गया, आप डिफॉल्टर मानेंगे। उसके बाद आपको फिर बैंक ऑफर देता है, सिबिल स्कोर हिट करने के बाद, मीन्स की खराब हो जाएगी सिबिल स्कोर, फिर वो आपको ऑफर देता है। जो आपकी सिबिल स्कोर होती है ना, वो खराब मानी जाती है 600, मीन्स जो अच्छी सिबिल स्कोर है ना, वो आपकी 680 से अबव मानी जाती है कि चलो ठीक है। 700 वाली भी आपकी अच्छी मानी जाती है, और 750 वाली आपकी एक्सीलेंट है। जैसे कि मेरी सिबिल स्कोर है 776 है, मीन्स मेरी एक्सीलेंट है सिबिल स्कोर। 800 तक भी एक्सीलेंट मानी जाती है। ठीक है, मैंने लिखा विल ऑफर, विल ऑफर अ सेटलमेंट। बैंक जो है वो ऑफर करेगा सेटलमेंट के लिए। नहीं मानते तो फिर टेक ओवर द एसेट। पहले सिबिल स्कोर खराब, फिर वो ऑफर करेगा कि सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट में भी नहीं माने, सिबिल स्कोर में भी नहीं माने, थर्ड आ जाएगा टेक ओवर द एसेट। अगर आपने सेटलमेंट में सारी पेमेंट कर दी, क्योंकि वो आपको ऑफर दे रहा है, मान लो आपकी सिबिल स्कोर हिट होगी, उसके बाद बैंक आपको ऑफर दे रहा है कि देख सेटलमेंट करते हैं, पेमेंट कर दे, ठीक है। अगर तो आपने 95% ही पेमेंट की, 1 लाख लोन लिया था, 95 किया, तो भी सिबिल स्कोर खराब ही रहेगी, बट कहीं ना कहीं आप आजाद हो जाओगे। ये है कि आपको दूसरी बार कोई बैंक लोन नहीं देगा, पर ये है कि जिस बैंक को आपने पैसा दिया है ना, क्या हो गया यार आपको, आपने पेमेंट नहीं करी, 90 डेज हो गए, सबसे पहले पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सिबिल स्कोर हो जाएगा खराब। कोई भी बैंक लोन नहीं देगा आपको। सेकंड, बैंक क्या करेगा कि आपको ऑफर करेगा कि सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेटलमेंट में आपके पास ऑप्शन है, अगर तो फुल पेमेंट करोगे, जितना लोन लिया उतना दे दिया, तो आप स्टैंडर्ड में आ जाओगे। लेकिन अगर आपने हाफ ही पेमेंट की, तो आपको वो बैंक तो परेशान नहीं करेगा। अब वो बैंक आपको एसबीआई परेशान नहीं करेगा, बट आपका क्या रहेगा? सब स्टैंडर्ड, मीन्स आपकी सिबिल स्कोर खराब ही रहेगी, ये ठीक नहीं होगी। सिबिल स्कोर खराब ही रहेगा सेटलमेंट के केस में, अगर फुल पेमेंट नहीं की तो। फिर क्या हुआ अगर ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और थर्ड केस में क्या हो जाएगा ना, आपका सिबिल स्कोर भी खराब, सेटलमेंट में भी आपने नहीं माने, थर्ड में वो आपका टेक ओवर कर लेगा आपका एसेट। अगर आपने गाड़ी पे लोन लिया, गाड़ी उठा लेगा, घर पे लोन लिया, घर अपने पास रखेगा, फिर कर लो आप जो करना है। विल के बाद सेटलमेंट 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 लिखा है। सबसे पहले सिबिल स्कोर है, सेकंड आपका सेटलमेंट। इतनी देर से तो बोल रही हूँ सेटलमेंट सेटलमेंट सेटलमेंट, SETTLEMENT। आगे 95,000 लिखा है, ठीक है, ये वाला 95,000, ये वाला, ओके। अब अगर हम बात करते हैं आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है कुछ आपके एनपीए के रिगार्डिंग, ठीक है, कि भाई एनपीए से क्या किया जाए, बचाया जा सके, ठीक है, बैंक भी बचे, पब्लिक भी बचे। क्या करे उस कंडीशन में? डेट रिकवरी रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। 2013 में आया था। इट वॉज सेट अप रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग केस। इन्होंने बोला कि जब सेटलमेंट करनी है ना, बैंकों को इन्होंने बोला कि जब आप सेटलमेंट के लिए ऑफर करते हो ना, तो कम टाइम दो। ये मत बोलो कि 3 महीने बाद कर लेंगे, 4 महीने बाद कर लेंगे, ये बोल रहे कि कम टाइम दो सेटलमेंट के लिए। यार कौन सी फर्स्ट लाइन है यार? एनसीएल, एनसीएल है फर्स्ट लाइन, नेट क्रेडिट लॉस, ये पूछ रहे हो? एनसीएल नेट क्रेडिट लॉस, एनसीएल नेट क्रेडिट लॉस। एसबीआई बोलेगा ये बात, रिपोर्ट देगा आरबीआई को, बोलेगा मेरा नेट क्रेडिट लॉस हो गया है आरबीआई को।
और आरबीआई बोलेगा इसकी तो सिबिल स्कोर ही खराब कर दो, अब मान नहीं रहा है ये बंदा। फिर एसबीआई करेगा, उसको बोलेगा कि चल यार सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो सारा समझ आ गया है। नेट क्रेडिट लॉस एनसीएल, ठीक है। ओके, मैं बात कर रही थी आपकी कुछ क्लासिफिकेशन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, कब आया 2013 में, कि कम टाइम देना सेटलमेंट के लिए। अगर बैंक सेटलमेंट करवाना चाहता है किसी से तो उसको ज्यादा टाइम ना दे करके उसको बोलो 2 महीने के अंदर अंदर तू दे दे पेमेंट, ठीक है। नहीं देगा तो हम तेरा टेक ओवर कर लेंगे, तेरा एसेट उठा लेंगे। तब मत बोलियो, सिबिल स्कोर भी तेरा खराब हो गया, तेरे को कोई लोन भी नहीं देने वाला। तूने नहीं पेमेंट करनी है, सेटलमेंट नहीं करनी है, हम कार उठा कर ले जाएंगे, सीधी सी बात है। गवर्नड बाय रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। अब कुछ लोग ऐसे थे, ऐसे निकम्मे थे, उन्होंने बोला कोई नहीं, लेके चल जाओ कार, कोई बात नहीं, अब मेरे पास है नहीं, मैं कहां से दूं, देना ही नहीं मैंने, कार होगी खराब या फिर चला चला के थक गए होंगे, कोई नहीं लेके जाओ, हम तो कुछ और कर लेंगे जुगाड़, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो 2000, ये सारे के सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं टैकल अ एनपीए, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू टैकल एनपीए, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये विद ईयर पूछा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी एनपीए में गया ना बंदा, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए, पूरी की पूरी। दिस स्टेप इज टू प्रिवेंट एनपीए बाय शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विलफुल डिफॉल्टर। जितने भी डिफॉल्टर है उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसको आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। थर्ड बात, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रिकवरिंग वैल्यू फ्रॉम स्ट्रेस्ड लोन बाईपासिंग कोर्ट विच वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। कोर्ट में जाओ, ठीक है, और उनके जो भी उन्होंने लोन वगैरह दिए रिकवरी करो, उनके एसेट्स लेकर आओ वहां से, ठीक है। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2005 में आया था। रिड्यूस द बर्डन ऑफ डेट ऑन द कंपनी बाय गिविंग मोर टाइम टू द कंपनी टू पे बैक एज वेल एज डिक्रीजिंग द रेट्स अलोंग विद। अब इन्होंने बोला कि जो डेट्स है ना उनको ज्यादा टाइम दो, सॉरी जो कंपनी उनको टाइम दिया जाए, कि हो सकता है बेचारी कंपनी जो लॉस में चल रही होगी, जब कंपनी प्रॉफिट में चलेगी तो पेमेंट कर देगी, और जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट ही आ जाओ, वो भी बहुत है, ठीक है। ना कुछ होने से जो इन्होंने बैंकों को दिया है ना पैसा, वही आ जाए, वो भी बहुत है। 5.225 का एक रूल है 2024, 5:25 रूल, ठीक है, 2014 में आया। ये पूछे जाते सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवा रही हूँ, ओके। This is also called flexible restructuring of long-term project loan to infrastructure and core industry. This involve refinancing of long-term project. इसको देख लेना एक बार। Joint Lenders Forum 2014, ठीक है, it is done to avoid a situation where a loan is taken from one bank to repay the loan in another bank. Mission Indradhanush 2015, it is the most comprehensive reform undertaken to improve the functioning of the public sector bank by using the ABCDEFGH formula. अभी ये इन्होंने फॉर्मूला लगाया कुछ। स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और ये पूछा जाता है कि ये एनपीए के इनिशिएटिव है कि नहीं है, ये पूछा जाता, और नहीं पूछा जाएगा इनकी फुल फॉर्म, और हो सकता है थोड़ा बहुत मीनिंग पूछ लिया जाए तो दिया है, पढ़ लेना, ठीक है। एसडीआर क्या है? स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2015, ठीक है। तो ये इसी मिशन इंद्रधनुष 15, एसडीआर 15, एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015, ठीक है। एसेट क्वालिटी रिव्यू ऑल्सो 2015 हुआ, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिंग मेजर इन्वॉल्व, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्सी कोड 2016, ये पीवाईक्यूज है, पूछा गया एग्जाम में कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, हाँ जी। वन स्टॉप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग इंसॉल्वेंसीज एम टू प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स, स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। और 5:25 रूल, ये भी पूछा गया 2014। कॉर्पोरेट डेट मीन्स ये सारा ही पूछा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूछा ना गया हो। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी पूछा गया है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी पूछा गया है, और एआरसी भी पूछा गया, ये सारे पूछे गए, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कर लेना, ठीक है। तो आज होता है हमारा एनपीए कंप्लीट। अब मुझे बताओ किसी का कोई डाउट? जल्दी से बोलो। एनपीए होता है कंप्लीट, और कल हम करेंगे डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। आईसीआईसी वाला आपका, नाबार्ड, सिडबी,
ये सारे डेवलपमेंट बैंक्स करेंगे हम कल। IFCI, ठीक है, पूछे जाते एग्जाम इनके, ईयर इनकी फुल फॉर्म किस लिए है ये। स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड में प्लीज गलत मत करके आना एग्जाम में। हो सकता है वहां पे स्टैंडर्ड दिया और आप सब स्टैंडर्ड का आंसर देके आ जाओ, हो सकता है सब स्टैंडर्ड दिया और आप स्टैंडर्ड का आंसर देकर आ जाओ। स्टैंडर्ड मतलब आपका अकाउंट बिल्कुल सही है, टाइम टू टाइम पेमेंट की। सब स्टैंडर्ड मतलब 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ। अब बताओ मुझे मैम एक बार रिवीजन प्लीज। बेजल, ठीक है, अपने शब्दों में करवा रही हूँ रिवीजन, ठीक है। जो आपका बेजल 1 था ना, ठीक है, बेजल आपकी वैसे कब आई थी, 1974 में आई थी। क्यों आई थी? नॉर्म्स, बेजल नॉर्म्स क्या है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि सारे बैंकों के लिए था, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने एक्सेप्ट किया और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। अब जो आपकी बेजल नॉर्म्स थी, इसका जो हेडक्वार्टर था वो था आपका स्विट्जरलैंड में, ओके जी। यहाँ पर क्या हुआ कि बेजल नॉर्म में आपके मेनली 3 पिलर्स, 3 कैटेगरीज में बांटा गया था बेजल को। एक था आपका बेजल 1, बेजल 2 एंड बेजल 3। बेजल 1 जो था वो आया था आपका 1988 में, लेकिन इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था आपका 1999 में, ठीक है। क्रेडिट रिस्क के लिए था मेनली आपका बेजल 1। किसके लिए था? क्रेडिट रिस्क, बस की पॉइंट। अब अगर हम बात करें बेजल सेकंड, बेजल सेकंड आपका आया था 2004 में, इंडिया ने अडॉप्ट किया था 2009 में। बेजल सेकंड में इन्होंने सबसे भयंकर जो काम किया, 3 पिलर दे दिए। 3 पिलर में सबसे पहला पिलर था आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें कि आपका क्रेडिट रिस्क आ जाना था, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। ओनली क्रेडिट रिस्क बेजल 1 में है, लेकिन आपका और मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क आपका बेजल सेकंड में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना प्लीज, ठीक है। सेकंड जो इसका पिलर था बेजल सेकंड का, वो था आपका सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है, कि अगर मान लो रिस्क से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स है उनको क्या करना था, वहां पे मेजर करना था उनको, ठीक है, सुपरवाइजरी में। थर्ड जो था आपका मार्केट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डी फॉर डिस्क्लोज किया जाना, ठीक है। तो थर्ड बेजल ये था आपका। अब अगर हम बात करें आपकी बेजल होगी हमारी, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था आपका टाइप्स ऑफ रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसको पढ़ लेना। और अगर हम बात करें आपकी एनपीए, नेट परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, जब 90 डेज तक पेमेंट नहीं की या फिर 3 मंथ तक लोन लेकर के पेमेंट नहीं की तो अकाउंट चला गया एनपीए में। अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट, ईएमआई सब कुछ दे रहे हो, स्टैंडर्ड में। अब जो आपका क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपका एनपीए में अकाउंट चला गया तो इसमें 3 कैटेगरीज आए, 3 पैरामीटर आए। सब स्टैंडर्ड मीन्स लेस देन 12 मंथ, 12 महीने हो गए, 12 महीने से कम टाइम हो गया, अभी तक कोई भी पेमेंट आपने नहीं दी। डाउटफुल में क्या हो गया, 12 महीने हो गए, कोई पेमेंट नहीं दी, ना लोन का, ना इंटरेस्ट, ना प्रिंसिपल, कुछ भी नहीं दिया। अब 12 मंथ हो गए, लॉस में चला गया, ठीक है, लॉस में चला गया। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपने एसबीआई से लोन लिया था, एसबीआई ने एक रिपोर्ट बनाई आपके खिलाफ, ठीक है, आपने लोन लिया था, आपके खिलाफ एक रिपोर्ट बनाई, उसने बोला एनसीएल, नेट क्रेडिट लॉस एसबीआई को हुआ है। किसके कारण हुआ? आपके कारण हुआ है, क्योंकि आपका अकाउंट एनपीए में चला गया, आप लोन की पेमेंट नहीं दे रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। वो रिपोर्ट भेजी उसने आरबीआई को। अब एसबीआई ने क्या किया, जब आरबीआई को रिपोर्ट भेजी, आरबीआई ने कर दी सिबिल स्कोर खराब। किसकी करी? उस बंदे की सिबिल स्कोर खराब कर दी। अब जब सिबिल स्कोर खराब हुई तो बंदे ने सोचा यार मेरी तो सिबिल स्कोर खराब होगी, अब तो मुझे कोई भी लोन नहीं देगा। एसबीआई ने क्या बोला, एसबीआई ने बोला कि चल मैं इसको एक बार बोलता हूँ कि तेरी सिबिल स्कोर खराब हो गई है, अगर तू चाहता है तेरी सिबिल स्कोर ठीक हो जाए तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। बंदे ने बोला हाँ जी बताओ क्या सॉल्यूशन है। एसबीआई ने बोला देख सेटलमेंट कर लेते हैं, या तो तू फुल अमाउंट दे दे, अगर तो बंदा देगा फुल अमाउंट, ठीक है, मान लो 1 लाख लोन लिया उसने, 1 लाख ही पेमेंट कर दी, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड में चला जाएगा, मीन्स उसकी सिबिल स्कोर ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर उसने फुल अमाउंट ना देकर कम अमाउंट दिया तो उसका वो लोन तो माफ हो जाएगा बट सिबिल स्कोर ठीक नहीं होगी, ठीक है, सिबिल स्कोर ठीक नहीं होगी, उसको कोई भी लोन नहीं देगा। हाँ ये है कि उसको एसबीआई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो सेटलमेंट में भी नहीं मान रहा है, सिबिल स्कोर खराब हो गया तब भी नहीं मान रहा है, तो एक ऑप्शन एसबीआई के पास, टेक ओवर एसेट। जो उसके एसेट है, मान लो उसने गाड़ी पे लोन लिया है, वो उसको क्या करेगा, वहां से उसकी गाड़ी लेकर के आ जाएगा और अपने पास रख लेगा। क्लियर है सबको? इसके बाद हमने कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पढ़े। 5:25 का रूल 2014, ठीक है, बाकी 2015 के हमने कुछ रूल्स पढ़े, ठीक है। वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है टू टैकल एनपीए, मीन्स की अगर जो हमने डेप्ट रिकवरी वाला पढ़ा था ना, ठीक है,
ये वाला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वाला 2013 वाला, इसमें वो बोलता है कि सेटलमेंट के लिए कम से कम टाइम दो, ताकि जल्दी से जल्दी हम एनपीए जो है वो, अगर मान लो सेटलमेंट के लिए कम से कम टाइम देंगे, बंदे का सिविल स्कोर खराब है और उसने फुल पेमेंट कर दी तो हो गया स्टैंडर्ड में, ठीक है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उन्होंने बोला कि जितने भी एनपीए में गए उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दो, जितने भी डिफॉल्टर है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दो, छुपाओ मत, जो कि बहुत से बैंक छुपा देते हैं अपने लोगों की, नहीं बताएंगे किसका एनपीए में चला गया, क्योंकि आरबीआई के पास इन्फॉर्मेशन चलेगी ना एक बार की एनपीए में, तो आरबीआई उसको सिविल स्कोर खराब कर देगा, आगे जो सिविल स्कोर्स की जो एजेंसीज होती हैं उनको आपका नाम दे देगा और वो आपका सिविल स्कोर वहां से खराब कर देंगे। हाँ जी, हिंदी में भी मिलेगा प्रियंका जी पीडीएफ, ये वाला इमेजेस वाला नहीं मिलेगा। अब बताओ मुझे, किसी का कोई भी डाउट है? रिवीजन भी होगी और 6:03 हो गया और मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ जाएगी फिलर फॉर्म से, एक एक घंटे से ज्यादा क्लासेस हो रही है आप लोगों की। अब बताओ मुझे, सबको क्लियर? कोई डाउट अभी भी किसी का? जल्दी से प्लीज, फिर क्लास को हम एंड करते हैं। बोलो, समझ आया सभी को? कॉमर्स पेपर के लिए किसी बुक, बेटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए कोई बुक मत लेना। जितने आप कॉन्सेप्ट के लिए बुक लोगे उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं ही क्लियर करवा दूंगी यहाँ पे, फायदा नहीं कॉन्सेप्ट बुक लेकर, और ऐसी पड़ी रहेगी, पढ़ोगे भी नहीं आप उसको, पढ़ भी नहीं पाओगे। नो डाउट, ऑल क्लियर, ठीक है। अब मिलते हैं कल, कल हम करेंगे आपके डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। और देखते क्या करवाएंगे कल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अभी जस्ट मैं आपको पीडीएफ भी अपलोड कर देती हूँ, मार्केटिंग की सभी को मिल गई ना पीडीएफ, क्लास के बाद मैंने अपलोड कर दी थी। वो तो हेड है ना जीतू सर, तो वो चाहे जो मर्जी करे, उनकी नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हमारी है। जीतू सर का तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चाहे 30 मिनट क्लास ले, चाहे 2 घंटा क्लास ले, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि हम उनके अंडर वर्क कर रहे हैं ना। हाँ जी, कल 10 AM क्लास होगी। कल रीचा पनवर जी आपको मार्केटिंग में मैं करवाऊंगी ट्रेंड्स इन मार्केटिंग करेंगे कल, ठीक है। ग्रीन मार्केट, सोशल मार्केट, बाकी जो पॉइंट मैं बताऊंगी कल वो सारे आपको करने होंगे मार्केटिंग में, जैसे कि एम्बुश मार्केट होगी आपकी, गोरेला मार्केट होगी, ग्रे मार्केट होगी, सरोगेट मार्केटिंग होगी, वो आपको खुद करना पड़ेगा उसके लिए, सॉरी, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स और इजी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उनको सर्च कर करके कर लेना, नोट्स बना लेना, गूगल से सर्च करना, सरोगेट मार्केटिंग, ग्रे मार्केटिंग, गोरेला मार्केट, एम्बुश मार्केट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी कुछ ट्रेंड तो करवा दूंगी आपको। नहीं, मेरी क्लास नहीं है, जीतू सर की क्लास होगी आपकी, कल है मेरी क्लास 7 PM। ओके, सो थैंक यू सो मच। मुझे बताया नहीं किसी ने, मार्केटिंग की आपको पीडीएफ मिल गई है क्या? नोट्स मिल गए हैं सुबह वाली क्लास के? मंगवा लो प्रियंका जी, इंग्लिश वाला वैसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो मैं भी तो आपको इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो आप कैसे कर पाओगे हिंदी में, सोचो। मंगवा लो, कोई बात नहीं, नहीं है ज्यादा टफ, जब आपने इंग्लिश में इतना कंटेंट पढ़ लिया तो फिर इंग्लिश में पीवाईक्यूज भी लगा लोगे, तो मीन्स बोथ लैंग्वेज आपके पास चूज करने के लिए ऑप्शन तो होगी, इंग्लिश और हिंदी। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लगाने ही पड़ेंगे अगर नेट चेयरएफ करना है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो फिर ऐसा होता है कि 3-3 घंटे हमारी क्लासेस हो रही है, 2-2 घंटे क्लासेस हो रही है, एक एक चीज आपको बताई जा रही है। अब 1 घंटे में तो इतना सिलेबस कवर नहीं होता, चेक नहीं किया मैम आज, ठीक है। अच्छा ठीक है, देख लो प्रियंका जी आप अपने हिसाब से, बस आपको पढ़ना है, नेट जेआरएफ करना है, आपको जैसा भी समझ आता है हिंदी में इंग्लिश में, जो भी आपको लगता है ना, अपनी तरफ से बिल्कुल 100% आप एफर्ट दो, और आपके एफर्ट्स आपको पे ऑफ करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।